जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल-चाल है आपके? जी, ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग ठीक होंगे। जी, वालेकुम सलाम। जी, सुनाइए रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? और छुट्टियाँ कैसी गुज़री आपकी 3 दिन? क्या कुछ किया आप लोगों ने? सबसे पहले जो लोग ऑनलाइन हैं वो बताते जाएँ। मैंने आपका काम चेक किया यार गूगल क्लासरूम में, काफ़ी सारे बच्चों ने बड़ा अच्छा काम किया है। बहुत खुशी हुई काम देख के। तो इंशाल्लाह इस वीक में हमने बहुत कुछ नया सीखना है। तो जो चीज़ हमने लास्ट वीक्स में देखी हैं, अब मज़ीद उनको कह लें कि उनका एडवांस लेवल देखने के लिए हम ये सारी इस वीक के अंदर जो कोडिंग और जो चीज़ें देखेंगे, ये एक्चुअली उन्हीं शोपिफ़ाई के लिए ही होगी। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं जी? गर्मी तो नहीं है ज़्यादा आपके इलाके में? और कोशिश करेंगे आज के बाद जो लेक्चर्स होंगे, आप टाइम पे आएँ, बाकी लोग भी, जो लोग 5-10 मिनट लेट आते हैं। इस वीक के अंदर हमने फ्रंट एंड डेवलपमेंट को स्टार्ट करना है। हम स्टार्ट करेंगे एचटीएमएल से, उसके बाद सीएसएस और बूटस्ट्रैप, बाकी चीज़ें। तो ये जो काम है इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग टाइम पे आएँ। जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ही ज़्यादा अच्छे से हम इनको सीखेंगे और इन चीज़ों को सीखने का मकसद ये है कि हम इनको एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर सकें वर्डप्रेस में और शॉपिफ़ाई के अंदर। आप में से बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी ये वाला काम किया होगा, लेकिन अगेन दोबारा स्क्रैच से हम इन्हीं चीज़ों को लेकर चलेंगे, ताकि जिन बच्चों ने काम नहीं किया वो भी कर लें और आप इन चीज़ों को एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर सको शॉपिफ़ाई और वर्डप्रेस के लिए। तो बताएँ जी, अ, इस वीक में आपने क्या किया वीकेंड पे एक्चुअली? 3 दिन के अंदर आपने क्या कुछ किया? कुछ काम मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चों का देखा है काम, स्टोर भी बनाया आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने 3 गिग्स भी बनाई हैं। तो इसके अलावा आपने क्या कुछ किए? बताते जाएँ कमेंट बॉक्स के अंदर। हाँ, मलिक इमरान वेरी गुड, ज़बरदस्त आपने 3 गिग्स क्रिएट की हैं। बहुत सारे बच्चों ने गिग्स क्रिएट की हुई हैं। बताएँ जी कमेंट बॉक्स में, हर बच्चा बताए। इनमें मलक इमरान ने भी काम किया है, नफ़ीस ने भी काम किया है, हमाद अरशाद ने काम अपलोड नहीं किया आई गेस। हमाद अरशाद आपने काम अपलोड किया है? मुदस्सर हमीद आप बताएँ ज़रा, आपने भी क्लासरूम के अंदर काम अपलोड नहीं किया। बाकी नूर ने भी काम अपलोड किया है ज़बरदस्त और सईद ज़ैन अली ने भी। अब्दुल हसीब आपका शायद पोस्ट आई हुई थी 2-3 दिन पहले शायद। मज़ीद आप बता दें कि आपने क्या कुछ किया? अब मुझे ये बताएँ, जो लोग ऑनलाइन हैं, कि अगर कोई बंदा आपसे ई-कॉमर्स स्टोर डेवलप करने के लिए कहे, तो आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो ई-कॉमर्स स्टोर डेवलप ना कर सके? या आप में से कितने ऐसे हैं जो कि फुली कॉन्फिडेंट हैं कि वो एक फुल फंक्शनल ई-कॉमर्स स्टोर डेवलप कर सकते हैं, इस कंडीशन में हैं? बताएँ जी। अब्दुल हसीब वेरी गुड, ठीक है। 2 गिग्स बनाई हैं, 1 स्टोर बनाया है, बहुत अच्छे जी। टोटल आपके स्टोर्स कितनी हो चुकी हैं अब्दुल हसीब? तो अब मुदस्सिर हमीद आप ना काम क्लासरूम के अंदर शेयर कर दिया करें। बहुत सारे बच्चों ने काम अपलोड किया है, आप भी साथ में कर दिया करें अपलोड।
आई नो कि आप तरावी के सिलसिले में बिज़ी भी हैं, बड़ा मुश्किल होता है वैसे तरावी हो और साथ में ये सारा दिन वो कुरान पढ़ने वाला सीन होता है, मुझे पता है। तो कोशिश करें कि साथ में जो क्लास वर्क है एटलीस्ट वो आप लाज़मी करते रहें, जो क्लास के अंदर मैं आपको चीज़ें बताऊँ, वरना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा आफ्टर रमज़ान। अच्छा जी, मलिक इमरान, पेमेंट का क्या इश्यू आ रहा है यार? पेमेंट गेटवे का इश्यू क्या आ रहा है? ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल नूर, मैं बिल्कुल शेयर करूँगा। अब जिसको थीम चाहिए हो, वो मुझे फ़ेसबुक का दूसरा जो अकाउंट है, इस अकाउंट के थ्रू नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो अकाउंट है ये टेम्परेरी है और ना ही मोबाइल के अंदर लॉगिन नहीं है। आप लोग मेरा जो दूसरा अकाउंट है, उस पे आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको मज़ीद जो थीम्स हैं, वो आपसे शेयर कर दूँगा, जिनको चाहिए होंगे। वरना मैंने 3-4 या शायद 5 तो मैंने अपलोड किए हुए हैं। अरूसा, आपका काम बहुत अच्छा लगा है मुझे। आपने जो स्टोर डेवलप किया है अगेन परफेक्ट, ठीक है? तो आई नो कि आप लोग काम कर सकती हो। बाकी बच्चों का भी बहुत अच्छा काम है, लेकिन आपका जो काम है वो उसमें वो बड़ा नीट एंड क्लीन था। तो पेमेंट मेथड्स के अलावा सारा कुछ हो सकता है। तो पेमेंट मेथड वाला काम भी हो जाएगा। वो रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? शायद मल्टीपल ऑप्शंस हैं इसलिए आप कन्फ्यूज़ हो, या फिर इंटीग्रेशन शायद उसमें इशू आ रहा होगा आपको। लेकिन ये काम आप सीख जाओगे। थोड़ा-सा और इस पे काम कीजिएगा, चूँकि हम अब क्लास के अंदर तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे। मोस्टली जो आपके क्लाइंट्स होंगे वो पेपाल इंटीग्रेशन ही चाहेंगे, ठीक है? तो पेपाल इंटीग्रेशन के लिए आपने अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन जो है ना वो लेनी है, तो वो इंटीग्रेशन हो जाएगी। इश्यूज़ आएँगे, लेकिन बहुत सारे आर्टिकल मौजूद हैं, बहुत सारी वीडियोज़ मौजूद हैं। आपको उसके थ्रू आप चीज़ें देख सकते हो। लेकिन काम बहुत आपका अच्छा था। और उसके अलावा अब कोशिश करनी है आप लोगों ने कि यार जो छोटे-मोटे इश्यूज़ हो ना, वो गूगल भी करना सीखें, ठीक है? ये 2 माह का कोर्स है, 3 माह का है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको बताता रहूँगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे जी, आप कोशिश करें कि अगर कोई क्वेरी आए तो वो गूगल से पूछना आपको आना चाहिए। हर चीज़ का आंसर मौजूद है, ठीक है? अच्छा जी, मापरा सलीम, आपने अटेंडेंस तो लगा दिया, मुझे ये बताएँ कि आपने जी अ, काम कितना किया है? अच्छा, आईबैन नंबर बता दें सर, वो करेक्ट नहीं आ रहा। यार हर हर बैंक का ना एक आईबैन होता है नंबर, एक कंप्लीट नंबर। अगर कोई इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन अगर आपने करनी है या आपने कहीं बाहर से पेमेंट मंगवानी है, तो आप अपने लोकल बैंक का आईबैन नंबर बताओगे, अकाउंट नंबर नहीं बताओगे। हाँ, विद इन कंट्री अगर आपने करनी हो ट्रांज़ैक्शन, तो आपको पता है कि आप सिर्फ़ अकाउंट नंबर माँगते हो, आईबैन की कंप्लीट आईबैन की ज़रूरत नहीं होती। आईबैन से मुराद ये है कि आप कंट्री कोड बताते हो, उसके बाद ब्रांच कोड होता है, उसके बाद आपका वो अकाउंट नंबर होता है। ये कंप्लीट एड्रेस होता है आपके बैंक का। तो आईबैन ये आप देख सकते, जनरेट भी हो सकता है आपका, आप ऑनलाइन अगर ये यहाँ से देखो, अपनी जो आपका बैंक है, उस वेबसाइट से जाके आप ऑनलाइन भी जनरेट कर सकते हो, अगर आपको अकाउंट नंबर पता हो तो। तो ये आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आपका जो बैंक है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एटलीस्ट आपको अकाउंट नंबर तो पता होगा ना। अगर अकाउंट नंबर पता है तो आप, अगर एचडीबी का है तो आप एचडीबी की वेबसाइट पर जाएँ, तो वो ऑनलाइन जनरेट करके दे देगा आपको आप आईबैन, ठीक है? जी। अच्छा, ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा जी, फेसबुक यूज़र आपका नाम क्या है? किसका ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा जी? नुमान शफ़ीक, इनबॉक्स मैंने आपका कल आपका मैसेज चेक किया था। आपका शायद वो प्रोडक्ट्स का इश्यू आ रहा था। तो अगर आप कोई इस तरह का इश्यू आ रहा हो तो आप ना स्क्रीनशॉट लाज़मी सेंड किया करें, ठीक है? तो उसमें मैंने आपको बताया है, आप अपना ज़रा इनबॉक्स चेक करें, मैंने आपको रिस्पॉन्ड किया था उसमें। और कोशिश करें कि आप ना अ, विद प्रॉपर डिटेल आप क्वेश्चन पूछा करो। अच्छा मुदस्सिर हमीद, अगर आपको अकाउंट नंबर पता है ना, तो आप अपनी वेबसाइट पे जाकर देखेंगे तो आपको वहाँ से आपका आईबैन जो है ना वो जनरेट हो जाएगा। आप यहाँ से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल
HBL IBAN जनरेटर जिस तरह ये आ रहा है, तो यहाँ पर आपने अकाउंट नंबर ऐड करना है तो आपका IBAN जो है वो जनरेट हो जाएगा। इसी तरह आपकी अपनी जो लोकल बैंक हो अगर चेंज है तो आप वो सर्च कीजिएगा, आपको वो मिल जाएगा। तो यहीं पर वो कोई किस तरह का यहाँ पर होगा, तो ये ऑनलाइन होता है, ठीक है। तो आपको आपका जो IBAN है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये देखना पड़ेगा, यहाँ से कोई ना कोई लिंक होगा, ठीक है। कन्वर्टर जिस तरह ये है, यहाँ पर आप अकाउंट नंबर मेंशन करोगे तो क्रिएट IBAN, तो आपका वो IBAN नीचे क्रिएट हो जाएगा। अच्छा जी, मज़ीद कोई बताएं जी। चलिए नुमान शफीक, मैं क्लास के बाद आपको ना वो मैं आपको बता दूंगा। आप अगर स्ट्रीम यार्ड के थ्रू अभी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आप एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि अब वहाँ जाकर देखना और फिर थोड़ा टाइम लगेगा, या फिर आप वेट कर लें क्लास के बाद। अच्छा जी, ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा तनवीर अली ग्रुप पे, ग्रुप में ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है? मैंने कहा शायद आप कह रहे हो उस पे नहीं हो रहा, फाइबर के ऊपर, ठीक है। तो आज का वैसे हमारा जो टॉपिक है वो प्रपोजल राइटिंग है, तो इसको गौर से समझिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्योंकि ये जो आज का टॉपिक है ये फ्रीलांसिंग का कोर कॉन्सेप्ट है। अगर आपको प्रपोजल राइटिंग की स्किल है आपके पास, आप प्रपोजल राइट कर सकते हो एक इफेक्टिव, ठीक है, तो प्रोजेक्ट गेट करना आपके लिए वो इशू नहीं होगा। तो खैर इसको हम डिटेल में देखेंगे, इससे पहले अगर कोई क्वेश्चन है मजीद तो आप पूछ लें, वरना हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप लोग अटेंडेंस लगा लो। गूगल फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर पेस्ट कर दी है। आप में से हर बच्चा अटेंडेंस लगाने के बाद कमेंट बॉक्स में मेंशन भी कर दे कि आपने अटेंडेंस लगा ली है। डन, जल्दी से शाबाश, अटेंडेंस लगा लो आप लोग। अच्छा तनवीर अली, वो एरर शायद आपका वही होगा जो कि बाकियों का है, कि आप डेवलपमेंट मोड के अंदर जब तक आपका स्टोर है आप लोग ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते होंगे, शायद ये वाला आपका एरर होगा। अगर ये वाला एरर है तो इसके लिए ओबियसली फिर आपको प्लान परचेज करना पड़ेगा। इससे पहले था कि अगर आप शॉपिफाई डेवलपर प्रोग्राम के थ्रू अगर आप करते तो उसमें 50 ऑर्डर्स आपको वो अलाउ करता था, आप प्लेस कर सकते थे। जी, अटेंडेंस का लगाने के फ़ौरन बाद बताएं जल्दी से, तो बाकी हम इसको देखते हैं। फ्राइडे का जो लेक्चर है वो आपको समझ इसलिए नहीं आई क्योंकि अभी तक हमने वो चीज़ स्टार्ट ही नहीं की। इस वीक में हमने स्टार्ट करनी है HTML, उसके बाद वो लेक्चर सुनिएगा तो आपको प्रॉपर्ली इसकी समझ आएगी, डोंट वरी, ठीक है। तो इस वीक में हमने देखना है डिटेल में। बाकी सारे लोग भी अटेंडेंस लगा लो यार, और अटेंडेंस लगाना ज़रूरी है, आपको बताया भी है पहले। तो इंशाल्लाह इस वीक में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ऐसी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है, जिससे आप के लिए आसानी होगी अच्छे प्रोजेक्ट्स को गेट करना, ठीक है। तो अगर कोई काम शाम है इधर-उधर के वो आप ख़त्म कर दो, आपकी अवेलेबिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, और जितना टाइम आप दोगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छे से सीखोगे। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे वैसे HTML को, लेकिन ये है कि इसको आसान समझ के बिल्कुल लाइट नहीं लेना, ठीक है। मेरे जितना एक्सपीरियंस है अभी तक, जितने बैचेस गुजरे हैं उसमें ज़्यादातर ऐसे बच्चे हैं जो कि स्टक हो जाते हैं वर्डप्रेस या किसी भी CMS के ऊपर जब CSS के इश्यूज को रिजॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। CSS एक यूँ समझ लें कि उसका जो सिंटैक्स है वो आप एक दिन में समझ, एक दिन क्या, आधे घंटे में मैं आपको बता दूंगा उसका सिंटैक्स क्या है। लेकिन लेकिन उसके बावजूद जितनी कह लो कि
जब आप एक्चुअली काम कर रहे होते हो तो जितने इश्यूज़ आपको सीएसएस में फेस करना पड़ते हैं, ठीक है? उतना शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। इसलिए चीज़ों को हम स्क्रैच से लेकर चलेंगे। आपने अगर ऑलरेडी किया हुआ है एचटीएमएल, सीएसएस तो दोबारा करोगे अच्छे तरीके से, और हमारा टारगेट ये होगा कि हमने एचटीएमएल, सीएसएस इन तमाम चीज़ों को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना है अपने सीएमएस के ऊपर, वर्डप्रेस में और शॉपिफाई के अंदर। तो ठीक है, इंशाल्लाह कल से हम स्टार्ट करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर, प्रपोजल राइटिंग। प्रपोजल राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है? इसको हम बाकायदा देखते हैं। 1 मिनट ठहरिएगा। अच्छा, एक अनाउंसमेंट है आपके लिए कि आपको डी एनरोल कर दिया जाएगा जो लोग अटेंडेंस नहीं लगाएंगे या जिनकी अटेंडेंस शॉर्ट होगी इस वीक में, ठीक है? ये अनाउंसमेंट है हेड ऑफिस की तरफ से। आपको बता दें कि जिन बच्चों की अटेंडेंस शॉर्ट है उनको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। यूँ समझ लें कि वो डी एनरोल हो जाएंगे और वो इस ग्रुप का पार्ट नहीं होंगे, इस कोर्स का पार्ट नहीं होंगे। तो आप लोग से जो मैं लिस्ट शेयर करता हूँ, आप वो गौर से देखिएगा। समटाइम ऐसे होता है कि आप अटेंडेंस लगा रहे होते हो, किसी टेक्निकल इशू की वजह से आपकी अटेंडेंस मार्क भी नहीं हो रही होती। तो ऐसा ना हो, आप क्लासेस भी ले रहे हो और अटेंडेंस भी लगा रहे हो, लेकिन एक्चुअली आपका वो काउंट ना हो रही हो, ठीक है? तो ये उन लोगों के लिए अनाउंसमेंट जो जिनकी अटेंडेंस शॉर्ट है। चलो जी, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, प्रपोजल राइटिंग, ठीक है? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई ना कोई प्रपोजल सेंड किया हुआ है फाइवर के ऊपर, अपवर के ऊपर या किसी भी वेबसाइट के ऊपर? आप में से कितने बच्चों ने किसी भी वेबसाइट के ऊपर आपने कभी प्रपोजल सेंड किया हो? बताएं जी। अच्छा, आज का जो टॉपिक है प्रपोजल राइटिंग, वो हमारा फ्रीलांसिंग का कोर कॉन्सेप्ट है, ठीक है? प्रपोजल राइटिंग इज एक्चुअली वन ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट्स इन फ्रीलांसिंग। तो इसको अच्छे से समझिएगा। अगर आप के पास ये स्किल होगी तो प्रोजेक्ट विन करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आप बड़ी आसानी से प्रोजेक्ट विन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। मैं वीडियो का बंद कर देता हूँ। अच्छा जी, प्रपोजल राइटिंग। जी ठीक है, आप में से हर बच्चे ने अकाउंट तो क्रिएट कर ही लिए है, ठीक है, फाइवर के ऊपर। तो अब आज के बाद आप लोगों ने एक काम रोज़ाना की बेस पे करना है। रोज़ाना की बेस पे आप सब लोगों के पास इतनी स्किल है कि आप लोग एक ई-कॉमर्स स्टोर डेवलप कर सकते हो। सो डेली बेस पे आप लोगों ने आज के बाद बिडिंग करनी है, प्रपोज़ल सेंड करना है। जो चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे उनको अपने ज़हन में रख के प्रपोज़ल सेंड करने हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ठीक है? मैं आपको डिटेल आज के लेक्चर में हम देख लेंगे। तो रेडी रहें और इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। अगर आप फ्रीलांसिंग के अंदर 2 ही मेन काम है, प्रोफाइल बिल्डिंग और दूसरा ये है कि आप प्रपोज़ल राइट करोगे। अच्छा, प्रपोज़ल लिखना आपको आता होगा तो प्रोजेक्ट मिलेगा तो उसके बाद वो फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और उसके बाद कम्युनिकेशन, वो सारी चीज़ें आपकी काउंट होंगी, ठीक है? तो इसको गौर से समझिएगा, ठीक है? और मैं आपको कुछ मिस्टेक्स बताऊँगा, ठीक है? मैनी स्टूडेंट्स डू सेम मिस्टेक्स व्हाइल राइटिंग अ प्रपोज़ल, तो आपने वो मिस्टेक्स नहीं करनी, ठीक है? जो कॉमन इश्यूज़ आते हैं प्रपोज़ल राइट करते वक़्त, जो मिस्टेक्स होती हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो प्रपोज़ल राइटिंग, आप लोगों ने फाइवर पे अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। तो अगर हम फाइवर की बात करें तो फाइवर में आपको प्रोजेक्ट्स 2 तरह से मिल सकते हैं। फाइवर पे आपको प्रोजेक्ट्स 2 तरह से मिल सकते हैं। एक कि क्लाइंट आपके पास आए और आपको अप्रोच करे और आपसे कहे मेरा ये रिक्वायरमेंट्स हैं मेरी, आप मेरे लिए वेबसाइट बना दो, स्टोर बना दो, व्हाटएवर कुछ।
दूसरा तरीका ये है कि आप अपने क्लाइंट के पास जाओ और आप कहो कि जी आपका जो ये प्रोजेक्ट है इसके लिए मेरे पास स्किल्स हैं, ये मुझे पता है कि मैं किस तरह ई-कॉमर्स स्टोर बना सकता हूँ, वर्डप्रेस की वेबसाइट बना सकता हूँ, व्हाटएवर। तो आप क्लाइंट के पास जाओ, ठीक है? और अ, प्रोजेक्ट पे जाके बिड करो, प्रपोज़ल सेंड करो। ये 2 अप्रोचेज़ हैं, ठीक है? जिसके थ्रू आप ऑर्डर ले सकते हो फाइवर के ऊपर, ठीक है? और इसी तरह बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर भी ये इसी तरह ही आपको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, या तो क्लाइंट आपके पास आता है या आप क्लाइंट के पास जाते हो। लेकिन स्टार्ट में जिस तरह आप सारे लोग न्यू सेलर हो, आपने अभी-अभी अकाउंट क्रिएट किया है, तो स्टार्ट में आप में से मैक्सिमम बच्चों को क्लाइंट के पास जाना पड़ेगा, ना कि क्लाइंट्स आपके पास आएँगे। फाइवर का जो एल्गोरिदम है, ठीक है, वो इस तरह वर्क करता है कि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं लोग, जो अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी गिग्स को वो रैंक करता है फाइवर के फर्स्ट पेज के ऊपर। तो क्लाइंट्स जब कुछ सर्च कर रहे होते हैं, तो उनकी गिग सामने आती हैं और क्लाइंट्स हम उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो लेकिन जो न्यू सेलर होते हैं, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ती है, वो ये कि क्लाइंट्स ना तो आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं, और दूसरा ये है कि आपको बाय रिक्वेस्ट में प्रोजेक्ट्स भी शो नहीं हो रहे होते, ठीक है? तो मैक्सिमम जो बच्चे जो न्यू सेलर हैं, वो प्रोजेक्ट्स गेट करेंगे थ्रू प्रपोज़ल राइटिंग। अगर आपके पास प्रपोज़ल राइटिंग की स्किल है, तो आपके लिए प्रोजेक्ट गेट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। ये इतना इम्पोर्टेंट काम है, इतना इम्पोर्टेंट लेक्चर है आज का फ्रीलांसिंग में, ठीक है? क्योंकि फ्रीलांसिंग इज़ ऑल अबाउट प्रोजेक्ट्स, ठीक है? तो आप प्रोजेक्ट्स लेते हो, उसके बाद काम करते हो और व्हाटएवर बाकी जो चीज़ें, अगर प्रोजेक्ट्स मिलें ही ना, तो चाहे आपके पास जितनी मर्ज़ी अच्छी स्किल हो, ठीक है? आप कैसे उसको सेल कर सकते हो, ठीक है? तो प्रपोज़ल राइटिंग आती होगी, तो प्रोजेक्ट विन करना आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। चाहे आप फाइवर पे हों, चाहे आप अपवर्क पे हों, चाहे किसी भी तीसरे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर हो। तो प्रपोज़ल राइटिंग जो एक्चुअली कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ़ फाइवर से आपने इसको रिलेट नहीं करना। हर प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आपको प्रपोज़ल लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम देखेंगे, अपवर्क को भी देखेंगे, पीपल पर आवर को भी देखेंगे, तो उसमें भी यही सेम कॉन्सेप्ट आप यूज़ करोगे व्हाइल राइटिंग अ प्रपोज़ल। तो फाइवर की चूँकि हमने फाइवर पे आप लोगों ने काम किया हो, तो हम इसलिए प्रपोज़ल राइटिंग को विद रिस्पेक्ट टू फाइवर देखेंगे, ठीक है? तो फाइवर को के लिए आपको मैंने बताया कि 2 तरीकों से आपको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। उनमें से एक ये है कि आप प्रपोज़ल के थ्रू प्रोजेक्ट लो, और स्टार्ट में न्यू सेलर्स जो हैं, उनको प्रपोज़ल राइटिंग के थ्रू ही प्रोजेक्ट मिलेगा। बहुत कम चांसेस होंगे कि क्लाइंट्स आपके पास आएँ या आपकी जो गिग है वो पहले पेज पे शो हो रही हो, ठीक है? तो प्रपोज़ल राइटिंग में क्या कुछ पॉइंट्स हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं, ठीक है? आपने स्टार्ट कैसे करना है, आपने कंटेंट कैसे एक्सप्लेन करना है, और अपने प्रपोज़ल एंड कैसे करना है, और बहुत सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले कि जो क्लाइंट होता है फाइवर के ऊपर, ठीक है? ठीक है? आप लोग अगर यहाँ पर मोर पे क्लिक करो, बाय रिक्वेस्ट पे जाओ, तो यहाँ पर वो सारे प्रोजेक्ट्स आपको शो हो रहे होते हैं। आप यूँ समझ लो, दूसरे लफ्ज़ों में ये एक मंडी है। भई यहाँ पर वो लोग भी हैं जो कि चीज़ें बेच रहे हैं, और वो लोग भी हैं जो चीज़ें खरीद रहे हैं, ठीक है? तो आपके जो बायर्स हैं, वो खरीदार हैं, वो चीज़ें खरीदेंगे, सर्विसेज़ एक्चुअली खरीदेंगे, तो यहाँ पर आपको वो प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है? तो आज के बाद आपने क्या करना है, हर रोज़ यहाँ पर जब आप अपना अकाउंट ओपन करोगे, मोर में जाके बाय रिक्वेस्ट में जाके आपको वो प्रोजेक्ट्स शो हो रहे होंगे। सबसे पहले तो इश्यू ये आएगा कि आपको प्रोजेक्ट्स यहाँ पर शो ही नहीं होंगे। वो प्रोजेक्ट्स कैसे शो आप करवाओगे? मतलब कि वो कैसे आपको शो हो सकते हैं, उसके लिए आपके पास मैक्सिमम गिग्स हों। न्यू सेलर अगर आप हो, तो आप 7 गिग्स बना सकते हो। कोशिश करो कि मैक्सिमम आप गिग्स बनाओ। जितना ज़्यादा आप गिग्स बनाओगे, इट मीन्स कि आप ये सर्विस भी दे रहे हो, ये सर्विस भी, ये भी, 5-6 सर्विसेज़ आप दे रहे हो, तो आपका जो स्कोप होगा वो बढ़ जाएगा। स्कोप बढ़ेगा तो उसमें ऑब्वियसली जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ज़्यादा फ़ॉल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वर्डप्रेस की सर्विस दे रहे हो, शॉपिफ़ाई की दे रहे हो, आप में साथ में जी कस्टम डेवलपमेंट की भी दे रहे हो, तो स्कोप आपका बढ़ जाएगा। अगर आपने गिग ही एक बनाई है, फॉर एग्ज़ाम्पल शॉपिफ़ाई, और उसमें भी आपने ड्रॉप शिपिंग की बनाई है, तो अब शॉपिफ़ाई से रिलेवेंट अगर कोई प्रोजेक्ट आएगा, तो आपको वो शो होगा।
शॉपिफाई में, बल्कि ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड अगर प्रोजेक्ट आएगा तो आपको शो होगा, वरना नहीं। ठीक है, तो अगर आपको बाय रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही, बहुत सारे बच्चों को शो नहीं हो रही होंगी, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी जो गिग्स हैं वो आपने इंक्रीज करनी है। नंबर ऑफ गिग्स आप बढ़ाओ। नंबर ऑफ गिग्स बढ़ाने का मतलब कि आप ज़्यादा तरह की सर्विसेज दे रहे हो। आप ज़्यादा सर्विसेज दे रहे हो तो आपका स्कोप बढ़ जाएगा। स्कोप बढ़ेगा तो डेली बेस पे जो भी प्रोजेक्ट्स अपलोड होते हैं फाइवर के ऊपर, तो आपके वो स्कोप के अंदर अगर आता होगा तो आपको वो शो होगा। तो आपने रोज़ाना की बेस पे यहाँ से आपने बिडिंग करनी है, प्रपोज़ल सेंड करने हैं, जो आज हम लेक्चर देखेंगे उसके अंदर। ठीक है? तो ये वो जी जगह है जहाँ पर आप फाइवर के अंदर प्रपोज़ल राइट करोगे, आपको प्रोजेक्ट्स शो हो रहे होंगे। ठीक है? ये वो मंडी है बिल्कुल, जहाँ पर हर बंदा जो है ना वो कहता है कि मुझे ये काम चाहिए। है कोई करने वाला? आप कहते हो जी, जी मैं हूँ, ये मेरी सर्विसेज़ हैं, ये मेरी स्किल्स हैं, तो मैं आपके लिए ये काम कर सकता हूँ। ठीक है? तो आप उसके लिए प्रपोज़ल राइट करोगे। प्रपोज़ल राइट करने के लिए आप सेंड ऑफर इस पे क्लिक करोगे। ठीक है? तो यहाँ से आप, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। ख़ैर इसको हम नहीं देखेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे, मेरे पास कुछ सैंपल्स हैं। अब यहाँ पर गिग सेलेक्ट करोगे कि जी मैं इस प्रोजेक्ट पे बिड करना चाह रहा हूँ थ्रू दिस गिग फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है? तो ठीक है, अब यहाँ पर आप डिस्क्राइब करोगे डिटेल में। ठीक है? यहाँ पर वो सारी स्किल्स यूज़ करोगे, सारे वो पॉइंट्स आपने ज़हन में रखने हैं, जो कि आज के लेक्चर में हमने देखना है। ठीक है? तो यहाँ पर आप डिटेल में बताओगे कि जी हाँ, ये जो आपकी एप्लीकेशन है, ये जो आपका प्रोजेक्ट है, इसके लिए ये कुछ मैं कर सकता हूँ। आप अपना बजट बताओगे, टाइम बताओगे, और उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं, वो बताने के बाद आप सबमिट ऑफ़र कर दोगे। ठीक है? अगर आपका प्रपोज़ल अच्छा होगा, इफ़ेक्टिव होगा, ठीक है? तो क्या होगा कि आप का जो क्लाइंट है वो आपसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करेगा। यहाँ से आप कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है जी, ये एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं। जब आप देखोगे तो यहाँ पर नंबर आपका डिफरेंट होगा ऑब्वियसली। तो ये एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं, ये मेरे अकाउंट के ऊपर हैं, और सेंट ऑफर्स मतलब ये वो ऑफर्स हैं जो कि मैंने सेंड की हुई हैं। मतलब कि मैंने इतने प्रपोज़ल सेंड किए हुए हैं अभी तक, 550। ठीक है? तो यहाँ पर इस साइड पे वो क्लाइंट्स की जो डिस्क्रिप्शन है वो आ रही है, और यहाँ पर वो मेरे प्रपोज़ल्स आ रहे हैं। ठीक है? तो ये सारी वो हिस्ट्री, लेकिन हिस्ट्री तब मेंटेन होगी जब आप प्रपोज़ल सेंड करोगे तो। तो एक्टिव जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो आपको यहाँ पर आ रहे होंगे। ठीक है? ये जो एक सेक्शन है, इसके अंदर ये आपका वो बायर है, उसकी प्रोफ़ाइल पिक्चर है। ठीक है? उसने इस तारीख को ये प्रोजेक्ट अपलोड किया है। ठीक है? ये उसकी वो डिटेल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर आप सी मोर करोगे तो आपको उसकी डिटेल आ जाएगी। 20 ऑफ़र्स, इस प्रोजेक्ट पे 20 लोगों ने ऑफ़र्स सेंड कर दी है। ठीक है? और क्लाइंट कह रहा है जी कि मुझे ये जो काम चाहिए 30 दिन में चाहिए, और इसका जो बजट है वो $3000 है। ठीक है? एक्चुअली ये वेरी करेगा आपके सिनेरियो में। ये चूँकि मोबाइल एप्लीकेशन है तो इसमें प्राइसेज़ जो है ना वो डिफरेंट हैं। उसके बाद जी ये सारे आपको वो लिस्ट आ रही है नज़र। ठीक है? तो जब एक दफ़ा आप किसी एक प्रोजेक्ट पे बिड कर दोगे, प्रपोज़ल सेंड कर दोगे, तो उसके बाद आप दोबारा उस पे फाइवर के ऊपर नहीं कर सकते, प्रपोज़ल नहीं सेंड नहीं कर सकते। ठीक है? तो ये कुछ, ये यहाँ पर लिखा आ रहा है जी 10 ऑफर्स लेफ्ट टुडे। आपको पता है कि आप एक दिन में 10 ऑफर्स सेंड कर सकते हो। मतलब ये कि 10 प्रोजेक्ट्स पे आप बिड कर सकते हो एक दिन के अंदर फाइवर में, चाहे आप न्यू सेलर हो तब भी। तो ये 10 जो ऑफर्स हैं ये शायद ही आप सेंड करोगे या नौबत ही नहीं आएगी। ठीक है? बाकी ये है कि आप 3, 4, 5 जो भी आपके रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स होंगे, और ये चीज़ ज़हन में रखो, आप लोग सारे ज़हन में रखो कि स्टार्ट में आपको ये काम करना पड़ेगा। आपको मंडी में जाना पड़ेगा और वहाँ पर जो बाकी जो चीज़ें सेल कर रहे हैं, ठीक है? उनके साथ आपको भी बताना पड़ेगा, जी, जी, वो बाकी जो कर रहे हैं उनसे मैं अच्छा हूँ, मेरी ये स्किल्स हैं। स्टार्ट में ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है? जब आपकी प्रोफ़ाइल चल पड़ेगी, लाइक जब आपकी 10-15 प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएँगे, 20 प्रोजेक्ट्स, ठीक है? तो जब अच्छा आपकी प्रोफ़ाइल रैंक कर कर जाएगी, तब आपको ये ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। शायद ही जो फ्रीलांसर्स हैं जो कि काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, शायद ही वो यहाँ पर जाते हों। स्टार्ट में वो जाते होंगे, ठीक है? और तब जब आपकी गिग जो है ना वो रैंक नहीं कर रही होगी, तब आपको प्रोजेक्ट लेने के लिए यहाँ पर जाना पड़ेगा। ठीक है? वरना आप कभी भी यहाँ पर नहीं जाओगे, सिवाय जब आप न्यू सेलर होंगे, स्टार्ट में होंगे, तो तभी आपको यहाँ से प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है? लेकिन यहाँ पर एक इश्यू ये है कि यहाँ पर जो काम है उस वो कम पैसों में मिलता है, ज़्यादा काम होता है, ठीक है? कॉम्पिटिशन होता है, तो इसलिए ये स्टार्ट में आपको एफ़र्ट करना पड़ेगी,
एफर्ट करेंगे तो ही आपको इंशाल्लाह रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। वक्त आएगा कि आपके जो क्लाइंट्स हैं वो अ, आपकी जो ऑफर्स हैं, जो आपका बजट है उसके ऊपर वो काम करेंगे, ना कि आप अपने क्लाइंट्स के बजट के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक्चुअली प्रपोजल राइटिंग के उसमें होता क्या है और किस तरह आपने एक अच्छा प्रपोजल लिखना है। अच्छा जी, अब्दुल हादी जंजुआ, आप जी एसईओ टेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप अपने अकाउंट पे टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, आप किसी भी तरह का टेस्ट दे सकते हो जो आपके पास सर्विस है। तो जो आप स्किल है आपके पास उससे रिलेवेंट टेस्ट भी मौजूद है। फाइवर पे टेस्टिंग सिस्टम है। टेस्टिंग सिस्टम के बारे में मैंने स्टार्ट में बताया भी था कि आप क्या करते हो, कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यूज टाइप, तो आपने उसका आंसर देना होता है। अगर आपके अच्छे मार्क्स आएँ, ठीक है, अच्छे नंबर आएँ, परसेंटेज, तो आप उसको डिस्प्ले कर सकते हो अपनी प्रोफाइल के ऊपर, तो वो एक अच्छी चीज़ होती है। ठीक है जी। बाकी जी अब देखते हैं प्रपोजल राइटिंग। तो एसईओ की प्रिपरेशन यार अब्दुल हादी, ये अलग से टॉपिक है। ये नॉन टेक्निकल जो क्लास है उसके अंदर लेक्चरली आपको एसईओ सिखाई जाती है। तो ये तो एक कंप्लीट कोर्स है, तो आपको कोर्स करना पड़ेगा एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये आप गूगल से देख सकते हो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ से आपको ये चीज़ सिखाई जा सकती है, सीख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक कोर्स है। तो बाकी कोर्सेज़ की तरह ये भी आपको सीखना पड़ेगा। आप कहीं से भी ई-रोज़गार में भी सिखाया जाता है एसईओ, लेकिन वो नॉन टेक्निकल की क्लास के अंदर सिखाई जाती है ये स्किल। ये एक टेक्निकल क्लास का पार्ट नहीं है। अच्छा जी, प्रपोज़ल राइटिंग। 3 तरह के प्रपोज़ल, इसकी जो टाइप्स हैं वो 3 तरह की हैं। ठीक है, यूँ समझ लें कि यहाँ पर जो फाइवर में जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो 3 कैटेगरीज़ इनकी होंगी। ठीक है, 3 तरह के प्रोजेक्ट्स होंगे, 3 तरह के प्रोजेक्ट्स कह लो या 3 तरह के कंसर्न्स कह लो, 3 तरह के कंसर्न आपके क्लाइंट्स के। ठीक है, तो वो जो कैटेगरीज़ हैं वो क्या हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, आरएफआई, ये आप नोट कर लो। ठीक है, कैटेगरी कह लो, टाइप कह लो या इसको कुछ भी कह लो, कंसर्न कह लो। रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है, जिनमें क्लाइंट का जो कंसर्न होगा, मेन पर्पज़ होगा, वो ये होगा कि प्रपोज़ल्स के थ्रू मुझे इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है? रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं, वो रिक्वेस्ट करेंगे, वो प्रोजेक्ट्स अपलोड करेंगे फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे नॉन टेक्निकल क्लाइंट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे किसी चीज़ का नहीं पता, ठीक है? तो अपने जो मैंने काम करवाना है लेकिन उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं एक प्रोजेक्ट अपलोड करूँगा, उसमें बता दूँगा जी कि मुझे आप इस के बारे में इन्फॉर्मेशन दो, ठीक है? मैं ये काम करवाना चाह रहा हूँ, कैसे होगा? ठीक है? वो आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे होंगे। आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी, ये जो 3 कैटेगरीज़ मैं आपको बताऊँगा, आप इनमें से जो भी प्रोजेक्ट आपको नज़र आएगा, आप हर प्रोजेक्ट को इन 3 में से किसी एक कैटेगरी में देखोगे। ठीक है? तो जो बायर, ठीक है, जो बायर आपसे यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन पूछना चाह रहे होंगे, ठीक है, तो आपकी वो जो कैटेगरी होगी वो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आरएफआई, उसमें वो फॉल करेगी। ठीक है? दूसरी जो कैटेगरी है वो आरएफ है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल। ठीक है? रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल, आरएफपी। ठीक है? रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल में क्लाइंट का कंसर्न क्या होता है? क्लाइंट का कंसर्न होता है क्वालिटी वर्क। क्वालिटी वर्क। आप यहाँ पर प्रोजेक्ट्स की डिस्क्रिप्शन में देखोगे, पढ़ के आपको आइडिया होगा, हाँ, ये जो क्लाइंट है, ये इसका जो फ़ोकस है, इसका जो कंसर्न है, वो है क्वालिटी वर्क। जो क्वालिटी वर्क जिनका कंसर्न होता है, वो फिर पैसों की बात नहीं करेंगे, वो कोई दूसरी बात नहीं करेंगे, वो एक्चुअली उस बंदे को हायर करना चाह रहे होंगे, ठीक है? जिसके पास स्किल्स होंगी, जो कि एक्सपर्ट होगा, ठीक है? जो कि क्वालिटी वर्क देगा, ठीक है? तो फिर जो भी कैटेगरी होगी ना, जिस कैटेगरी का प्रपोज़ल होगा, उसी से ही रिलेवेंट आप उस पे प्रपोज़ल भी लिखोगे, ठीक है? तो दूसरी जो कैटेगरी है वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल, जिसमें क्वालिटी वर्क मैटर करता है या करेगा आपके क्लाइंट के लिए। तीसरी जो कैटेगरी है वो है जी रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। ऐसे क्लाइंट्स बहुत सारे आपको मिलेंगे यहाँ पर, ख़ास तौर पे बाय रिक्वेस्ट के अंदर, कि जिनका कंसर्न होगा ही पैसा, कि भई मुझे काम तो चाहिए लेकिन कम पैसों में चाहिए। मेरा बजट इतना है जी कि इससे ज़्यादा मैं आपको बजट नहीं दे सकता।
वो आप डिस्क्रिप्शन देख के आपको आइडिया हो जाएगा, हाँ, ये जो बंदा है भई इसका जो कंसर्न है ये है कि इतने पैसों में ये काम करवाना चाह रहा है। तो फिर आप जो प्रपोज़ल लिखोगे वो उसी के अकॉर्डिंगली लिखोगे जिसमें जो आपका जो प्रपोज़ल होगा वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। वो क्लाइंट्स के जो कोटेशन है उसकी जो कॉस्ट उसको मीट करना चाहिए। वो किस तरह लिखना है वो हम बाद में देखेंगे। तो ये 3 तरह की जनरली जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये 3 तरह के क्लाइंट्स होते हैं, ये 3 तरह के आप कह लो काम होते हैं। तो इन 3 तरह के प्रोजेक्ट्स पे बिड जब करना है आपने, तो हर जो कैटेगरी को आपने उससे रेलेवेंट ही अपनी प्रपोज़ल लिखना है। अगर कोई क्वालिटी वर्क चाह रहा है, तो फिर आपने उसमें क्या कुछ मेंशन करना है, हम या अब आप इसके बाद देखेंगे। ठीक है? जी, हाउ टू सेट बजट व्हेन वी सेंड प्रपोज़ल। जी, अब अगर आप ये पूछना चाह रहे हो कि बजट हमने मेंशन कहाँ पर करना है नूर, तो फिर ये है कि यहाँ पर आप गिग सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर वो आप बजट मेंशन कर दोगे। अगर आप ये पूछना चाह रहे हो कि जी कि हम बजट डिफ़ाइन किस तरह करेंगे, तो एक तो ये है कि जिस तरह क्लाइंट्स ने यहाँ पर मेंशन किया होता है कि मुझे ये काम चाहिए इतने पैसों में, $3000 में, मुझे ये काम चाहिए $300 में, मुझे ये काम चाहिए 1 सी। तो कुछ क्लाइंट्स की भी एक्सपेक्टेड प्राइस होती है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता कि भई जो यहाँ पर उसने लिखा हो वही हर्फ़ आखिर हो, ऐसा नहीं होता। आप देखोगे जिसके पास प्रपोज़ल राइटिंग की स्किल होगी, जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल होगी ख़ास तौर पर, फ्रीलांसिंग में कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। आप अच्छे फ्रीलांसर बन ही नहीं सकते अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, ठीक है? तो कोशिश करो कि और पर कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, ठीक है? उसके लिए आपको सबसे पहले इंग्लिश सीखना पड़ेगी और उसके बाद आपके किस तरह इफेक्टिव वे में आप कम्युनिकेट कर सकते हो अपने क्लाइंट्स के साथ। जो कंप्यूटर साइंस के अंदर आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ना कम्युनिकेशन का, तो उसका कंसर्न यही होता है। तब हम समझ रहे होते हैं जी कि हम आए हैं कंप्यूटर साइंस में और हमें पढ़ाया जा रहा है जी कि कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। तो यहाँ पर आपको अच्छे से अंदाज़ा होगा कि कितनी इम्पोर्टेंस है कम्युनिकेशन स्किल की फ्रीलांसिंग के अंदर। अगर आपके पास स्किल नहीं है, तो आप सीख भी सकते हो, ठीक है? उसमें कुछ चंद एक चीज़ें हैं, एक बात करने का जो तरीका है आपने वो बस सीखना होता है, ठीक है? तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, प्रपोज़ल राइटिंग जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर तो ये आप पूछना चाह रही हैं नूर के डिफ़ाइन किस तरह करोगे? एक तो ये है कि क्लाइंट जो है ना उसने मेंशन किया होगा, तो आप उसके अराउंड ही अपना बजट सेट करोगे। अगर क्लाइंट को नहीं पता सम टाइम ऐसा होता है कि क्लाइंट ने प्रोजेक्ट अपलोड किया होता है और अपनी एक एक्सपेक्टेड जो है ना वो प्राइस रखी होती है और उसको चूँकि चीज़ों का नहीं पता होता तो वो प्राइस कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। और ज़्यादातर क्या होगा कि आप उसने काम जो बजट रखा होगा वो कम रखा होगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह अंडरस्टैंड करवाते हो कि भाई ये जो काम है, ये इतने का नहीं है। ये काम जो है इसके लिए मुझे इतना, इतना, इतना काम करना पड़ेगा, ये काम इस तरह होगा, इतना टाइम लगेगा मेरा, इतनी एफर्ट लगेगी, ठीक है? आपको रियलाइज़ करवाना होता है। जो बंदा रियलाइज़ करवा लेगा, तो वो जी ये जो $3000 का प्रोजेक्ट है, हो सकता है ये 4000 पे चले जाए। ये जो 300 का है, आप इसको लेकर चले जाओ 500 पे, ठीक है? तो इतना मार्जिन होता है। तो ये डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट क्या है, उसमें काम क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले अगर आपने डिफ़ाइन करना है तो आपको तो काम तो पता होना चाहिए ना। अब मुझे पता है कि मोबाइल एप्लीकेशन है तो इसने एक्चुअली ये वीडियो एप्लीकेशन बनाना चाह रहा है, वीडियो कॉलिंग के लिए शायद, तो उसमें ये सारे उसके फीचर्स हैं। तो ऑब्वियसली अगर मुझे पता होगा कि ये फीचर जो हैं वो किस तरह इम्प्लीमेंट करने हैं, मुझे कितना टाइम लगेगा इसमें, तो नंबर ऑफ डेज़ की बेस पे आप अपना जो बजट है वो डिफ़ाइन करते हो, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ई-कॉमर्स स्टोर की बात करें, शॉपिफ़ाई की बात करें, अगर एक बंदा चाह रहा है जी कि मुझे 5 पेजेज़ की स्टोर चाहिए, 100 प्रोडक्ट्स चाहिए, प्रोडक्ट्स आपने मैनुअली अपलोड करनी है, कंटेंट मैं आपको दे दूँगा, थीम की कस्टमाइज़ेशन आपने करनी है, थीम आपने खुद अपने से उसको अपलोड करना है और इसके अलावा पेमेंट गेटवे ये हैं, ठीक है? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है तो आपको आइडिया होगा भी ये काम 3 दिन में हो सकता है, अगर 3 दिन में हो सकता है तो उसका $150 आप ला चार्ज कर सकते हो, 100 भी कर सकते हो, ठीक है? तो जब आपको काम आता होगा तो आप कॉस्ट एस्टिमेशन करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, ठीक है? अच्छा जी, 3 तरह की कैटेगरीज़, ठीक है? तो सबसे पहले आपने जब फाइवर के ऊपर आपने सबसे पहले जब जाना है,
तो आप लोगों ने यही चीज़ देखनी है कि ये जो क्लाइंट है इसका कंसर्न क्या है। मैं बड़ी श्योरिटी से कह सकता हूँ कि जिस बंदे को अपने क्लाइंट की नेचर, उसका कंसर्न, उसका पॉइंट ऑफ फ़ोकस ये जानना आ गया, प्रोजेक्ट में से ग्रैब करना आ गया, तो ठीक है, वो उसके लिए प्रोजेक्ट लेना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है? जिस बंदे को ये पता चल गया कि हाँ, ये जो बंदा है इसका कंसर्न ये है, ठीक है? ये इस कैटेगरी का बंदा है, मैंने इसको इस तरीके से लेकर चलना है, ठीक है? ह्यूमन नेचर जो है, साइकी जो है वो समझ आ गई, तो वो बंदा अपने क्लाइंट को ज़्यादा अच्छे तरीके से टैकल कर सकता है और प्रोजेक्ट विन करना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अब आप लोगों ने यहाँ पर देख के बताना है कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं, कौन-सा प्रोजेक्ट किस कैटेगरी में जा रहा है, ठीक है? तो फिर आप जब प्रपोज़ल लिखोगे तो उसी के अकॉर्डिंगली लिखोगे, उसी टाइप के अकॉर्डिंगली। ख़ैर ये तो पहला जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी लेंथी है, इसको छोड़ें। अ, ये भी छोड़ें। चलें। अब यहाँ पर हम देखते हैं जी कि चूँकि जो मेरी गिग है वो है उसके लिए अ, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की है, इसलिए आपके लिए इसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो। अच्छा, इसमें बताएँ ज़रा, इसमें बताएँ जी कि ये जो प्रपोज़ल है, ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें ये किस कैटेगरी का है? इस क्लाइंट का कंसर्न क्या है? इस क्लाइंट की नेचर क्या हो सकती है? गेस करके बताएँ। ये आपके पास एक 2 लाइनों की डिस्क्रिप्शन है। अब वेब व्यू एप्लीकेशन इसको छोड़ें कि ये काम क्या है? काम चूँकि आपकी वो सर्विस नहीं है। आप बस ये बताओ कि ये बंदा किस कैटेगरी का होगा? ये जो प्रोजेक्ट है ये किस कैटेगरी में फ़ॉल करेगा? बताएँ जी। कमेंट बॉक्स के अंदर बताएँ। चलिए जी, इसके बाद ये भी छोड़ें। ये जो प्रोजेक्ट है, ये बताएँ जी, RIF रिक्वेस्ट नूर ये RFI रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। अब बताओ ज़रा, RFQ है बिल्कुल। इसमें RFI नहीं है। इस बंदे ने क्या कहा हुआ जी कि ऊपर कहाँ पर गया ये? वो कह रहा है जी कि मेरे पास 3 वेब व्यू एप्लीकेशंस हैं, मुझे जो है उसमें कुछ इश्यूज़ हैं, वो रिज़ॉल्व करवाने हैं। बजट नॉट मोर देन $5। तो अब आपने ये काम क्या है ये तो अलग है। अब क्लाइंट का कंसर्न क्या है, भई एक बंदा किस नेचर का है, ठीक है? ये आपको पता चल गया कि भई ये प्राइस कॉन्शियस है। तो इसने मेंशन कर दिया कि बजट नॉट मोर देन $5। तो अब आप अगर यहाँ पर 5 की बजाय अगर $100 रखोगे, $50 रखोगे, इवन कि अगर आप $30 भी रखोगे, तो भूल जाएँ कि इस पे प्रपोज़ल सेंड करने से आपको ये बंदा प्रोजेक्ट देगा। ठीक है? तो अगर आपने काम करना है तो इसी बजट के अंदर आपको काम करना होगा। ये बजट या इससे कम, वैसे फाइवर के ऊपर 5 से कम होता नहीं है, लेकिन ये जो बजट है ये इसने मेंशन कर दिया है। तो ये जो कैटेगरी है ये वो जो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन कि इस बंदे का जो कंसर्न है वो कोटेशन है, प्राइस है, बजट है, क्वालिटी के साथ इसका कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है? तो अब ये ज़रा देख के बताएँ, ये जो प्रोजेक्ट है इसमें इसका क्या कंसर्न है? बताएँ जी। जल्दी से बता दीजिए। आपने प्रोजेक्ट आपने जी प्रोजेक्ट नंबर मेंशन करना है, यहाँ पर बताना कि जी $10 वाला जो प्रोजेक्ट है ना उसका कंसर्न ये है, इस तरह आपने बताना है। जल्दी से बताएँ, आप में से हर बच्चा बताए यार, बाकी जो 25 लोग ऑनलाइन है वो क्यों नहीं बोल रहे? इस प्रोजेक्ट में क्लाइंट का कंसर्न क्या है? आई एम लुकिंग फॉर अ यूनिटी 3D एक्सपर्ट। आई नीड टू सम चेंजेस इन माय स्मॉल गेम लाइक लोगो एंड कलर चेंजिंग। इसकी गेम है, उसने उसमें कुछ चेंजिंग्स करवानी है, तो उसको एक्सपर्ट चाहिए, 3D एक्सपर्ट। तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, ठीक है? बिल्कुल ये सामने नज़र आ रहा है, ये बंदा जो है ये है, इसको कंसर्न है काम से, ठीक है? इसने जो $10 मेंशन किए हुए हैं,
हाँ, चांसेस हैं कि ये $10 की बजाय ये चला जाएगा 20-30 तक भी चला जाएगा, अगर आप इसको श्योरिटी दोगे कि हाँ भाई आपका काम हो जाएगा, ठीक है? और आप में से जो 30 लोग ऑनलाइन है ना, आप में से हर बच्चे ने लाज़मी कमेंट करना है, ठीक है? ये आप पे फ़र्ज़ है, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं। अच्छा जी, इसके बाद ये देखें, इस प्रोजेक्ट की बात करें कि ये किस कैटेगरी में जा रहा है, आरएफआई, आरएफपी या आरएफक्यू। Looking custom Android and iOS application developers for regular basis. Please contact experienced freelancer. Again, ये बताएं जी। अब ये एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ। ये जो आपको प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है, लुकिंग फॉर कस्टम, आई सपोज़ कर लें कि ये इस बंदे को एक शॉपिफ़ाई का डेवलपर चाहिए रेगुलर बेसिस पे, ठीक है? अब ये जो काम है, ये जो बंदा है एक्चुअली ये एक बंदा हायर करना चाह रहा है परमानेंटली, ठीक है? जो कि iOS और एंड्रॉयड पे काम कर सके। एंड्रॉयड एंड iOS को हम रिप्लेस कर देते हैं शॉपिफ़ाई के साथ। ये बंदा है, ये बंदी है, इसने बंदा हायर करना है रेगुलर बेसिस पे, उसको एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर चाहिए। एग्ज़ैक्टली ये भी टाइप वही है, आरएफपी। तो अब इसमें उसने $12 मेंशन किया हुआ है, ठीक है? एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब क्लाइंट प्रोजेक्ट अपलोड करता है, मैं आपको यहाँ पर अपलोड करके भी दिखाऊँगा। जब क्लाइंट प्रोजेक्ट अपलोड करता है, तब उसको कुछ न कुछ प्राइस मेंशन करना पड़ती है। एटलीस्ट $5 उसको मेंशन करना पड़ते हैं, ठीक है? तो इसका कोई तुक नहीं बनता कि $12 पर मंथ, ये भी नहीं बनता, पर प्रोजेक्ट भी नहीं बनता। तो ये यूँ समझ लें कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ये जो उसने प्राइस मेंशन की हुई है, ये यूँ समझ लें इसका कोई कंसर्न ही नहीं है। ठीक है? क्यों उसने मेंशन क्यों की हुई है फिर? क्योंकि क्लाइंट जब प्रोजेक्ट अपलोड करता है तो उसको प्राइस मेंशन करना पड़ती है। मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है वो अपलोड करके भी दिखाऊँगा आपको। ठीक है? इसके बाद देखिए जी, नहीं ये भी काफ़ी लेंथी प्रोजेक्ट है। अच्छा जी, ये बताएँ जी, इस प्रोजेक्ट को देखकर बताओ कि इसमें क्लाइंट का कंसर्न क्या है? ये इस पे टाइम इतना ज़्यादा इसलिए लगा रहा हूँ, जब आपको पता चल गया कि भई हाँ, क्लाइंट ये चाह रहा है, इसका पॉइंट ऑफ फ़ोकस ये है, इसका कंसर्न ये है, इसकी कैटेगरी इस कैटेगरी में प्रोजेक्ट आ रहा है, तो आपके लिए प्रपोज़ल राइट करना कोई मुश्किल नहीं होगा। आप अच्छे से प्रपोज़ल लिख लोगे। उसके बाद वो पॉइंट्स क्या हैं, वो हम बाद में देखेंगे। इस प्रोजेक्ट को ज़रा देख के बताएँ। आई वांट टू चेंज माय लोकल वेब सर्वर इंटू एंड्रॉयड एंड आईओएस एप्लीकेशन यूजिंग Flutter. I need someone who have knowledge about JSON and WebSocket. The web server is very simple. आगे उसने लिख दिया हुआ है। काम को नहीं देखना अगेन कि ये काम है क्या, किस तरह होगा। बंदे की नेचर को आपने बताना है। इसका कंसर्न क्या है और ये जो कैटेगरी है ये कौन सी आती है? बताएं जी ज़रा, ये किस में आता है? आरएफआई। अब आरएफआई आप बताते जा रहे हो, साथ में बताओ भी सही कि ये प्रोजेक्ट कौन सा है। एक्चुअली आपको जो कमेंट्स आते हैं वो लेट आते हैं। बताएं जी, आरएफआई क्यों है? आरएफआई क्यों है? ये कहाँ पर आपको लग रहा है कि वो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है? ठीक है, उसने कहा है आई वांट टू चेंज माय लोकल सर्वर। अगर उसको कहता ना आई वांट टू नो अबाउट दिस, फिर तो वो आरएफआई होता। अब मैक्सिमम लोग कह रहे हैं आरएफआई। ठीक है, तो अ, यहाँ ये जो बंदा है इसको एक्सपीरियंस्ड नॉलेजेबल बंदा चाहिए, जिसको जेसन का भी पता हो, जिसको इस चीज़ का भी पता हो। ठीक है, वो बता रहा है कि भाई ये जो वेब सर्वर है वो बड़ा सिंपल है और मुझे बंदा एक चाहिए एक्सपीरियंस, जिसके पास नॉलेज भी हो। ठीक है, और जो कि काम जानता हो जेसन का और वेब सॉकेट का। तो ये आर एफ आई कैसे हुआ? ठीक है, ये तो आरएफआई है ही नहीं। इसको तो पता है, इसको तो पता है कि भाई ये जो काम है इसके लिए इसको बंदा किस तरह का चाहिए, उसके पास स्किल्स क्या होनी चाहिए। इसको ये एक चीज़ बताएं ज़रा, इस प्रोजेक्ट को देखकर क्या लगता है कि ये जो आपका क्लाइंट है ये इसके पास टेक्निकल नॉलेज है या नहीं? अब ये बताएं ज़रा। अब आज का जो लेक्चर है ना, ये एक्चुअली इसमें मैं ये जज करूँगा, इसमें आपने ये ऑब्जर्व करना है कि क्लाइंट की साइकी क्या है, क्लाइंट का कंसर्न क्या है, बंदा किस कैटेगरी का है। ठीक है, आज का जो है ना वो सारी जो लेक्चर होगा वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर होगा।
आपने एनालाइज करना होगा, बंदे को परखना होगा कि हाँ भाई ये बंदा चाह क्या रहा है। तो बताएं ज़रा, ये टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल है? क्लाइंट्स डज नॉट वांट इंफॉर्मेशन भाई, ये चाह रहा है नॉलेज, बंदा चाहिए उसको जिसको जेसन और वेब सर्वर पे काम आना चाहिए। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन नहीं लेना चाह रहा, इसको ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास नॉलेज हो, जिसके पास इंफॉर्मेशन हो, उसको ये बंदा चाहिए, एक्सपीरियंस बंदा। ठीक है, तो इसमें वो इंफॉर्मेशन वाली बात नहीं है। हाँ, इंफॉर्मेशन वाली बात कहाँ पर होगी, बहुत कम प्रोजेक्ट्स होंगे। अच्छा, ये चीज़ मेरे ज़हन में रख लो कि RFI के जो कैटेगरी है, इसमें जो प्रोजेक्ट्स होंगे आप बहुत कम होंगे। ठीक है, ज़्यादातर जो होंगे या तो क्लाइंट्स का कंसर्न होगा क्वालिटी के साथ या फिर होगा प्राइस के साथ। ठीक है, तो ये दो मेन ही यूज में, लेकिन मोर देन 90% जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें ये होगा। हाँ, कुछ इस तरह का अगर किसी ने मेंशन किया हो कि आई वांट टू नो अबाउट this project, I want to know about this project, this product, how can we do this, कुछ इस तरह की चीज़। ठीक है, तो उसमें आपको वो जहाँ से आपसे पूछना चाह रहा होगा कि हाँ ये काम किस तरह होगा, उस सिनेरियो में हाँ आप बताओगे। ठीक है, कहोगे कि हाँ यार ये बंदा इंफॉर्मेशन चाह रहा है, पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, प्रपोजल के अंदर आप इंफॉर्मेशन दो, उस काम से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दो कि हाँ ये काम किस किस तरह होगा। ठीक है, बताएं जी, ये टेक्निकल है नॉन टेक्निकल है, बताएं। अब यस नो और इस तरह के आप आंसर ना दें, मुझे बताएं तो सही कि आप एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं। ये बंदा टेक्निकल है, ठीक है, ये जो टर्म यूज कर रहे हैं ना, आई वांट टू चेंज माई, एक चीज़ ये भी रखो कि अब मैं जो हूँ, मैं क्लाइंट की डिस्क्रिप्शन पढ़ के बता सकता हूँ कि बंदा मेरे डोमेन का है या नहीं। ये बंदा, वो जो अल्फाज यूज़ करेगा, वो जिस वे में बात करेगा, आप लोग उससे अंदाज़ा लगा लोगे कि हाँ ये बंदा इस फील्ड के बारे में जानता है या नहीं जानता। क्लाइंट के पहले मैसेज से आपको आइडिया लग जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये जो बंदा है ये इस कैटेगरी का है, इसका कंसर्न ये है, ये टेक्निकल है ये नहीं है। तो आपने उसको उसी तरीके से डील करना है। अब मैं अगर इस पे जब प्रपोजल सेंड करूँगा, तो अगर मैं इस तरह की टर्म्स यूज़ करूँगा, जेसन, वेब सॉकेट्स, ठीक है, और पोर्ट्स के बारे में, और इससे रेलिवेंट अगर मैं टर्म यूज़ करूँगा, ये बंदा मुझे लाजमी प्रोजेक्ट देगा, क्योंकि ये टेक्निकल पर्सन है, इसको डोमेन के बारे में पता है। ठीक है, और जितना ज़्यादा मैं इसको एलेबोरेट करूँगा काम को, तो फिर मुझे उतना ही ज़्यादा, हर जगह ये अपने टेक्निक इस्तेमाल नहीं करनी। ये सारे पॉइंट्स नोट करते रहें, ये आपके ज़हन से सब कुछ निकल जाएगा जब लेक्चर एंड होगा। ये चीज़ ज़हन में रख लो, जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, ठीक है, ये सारे के सारे आप नोट करते जाओ। जब आपने कन्वर्सेशन करनी है क्लाइंट के साथ, कन्वर्सेशन के दौरान भी आप उसकी नेचर को ही जज करते हो, उसके साइकी को ही आप पकड़ते हो, और प्रपोजल राइट करते वक्त भी आपने उसका जो कंसर्न होता है उसको ही आपने देखना होता है। तो आप नोट कर लो, ऐसा ना हो कि आप यहाँ क्लास एंड हो और वैसे भी सब कुछ एंड हो जाए। तो हर हर जो क्लाइंट है वो टेक्निकल नहीं होगा, ज़्यादातर जो क्लाइंट्स होंगे अपने नॉन टेक्निकल होंगे। आपको उनके डिस्क्रिप्शन से पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये क्या चाह रहे हैं, तो आपने फिर उसी वे में बात करनी है। अगर एक टेक्निकल पर्सन है तो टेक्निकली आपने उसको डील करना है, वाइल राइटिंग अ प्रपोजल और वाइल डूइंग कन्वर्सेशन, आपने उसको टेक्निकली रखना है। अगर नॉन टेक्निकल है तो आपने वो एफिशिएंसी नहीं मारनी। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि भाई एक क्लाइंट है, उसको चीज़ों का नहीं पता, तो हम ऐसी टर्म्स यूज़ करते हैं अपनी तरफ से कि भैया वो इम्प्रेस हो जाएगा। इम्प्रेस नहीं होगा, उसको चीज़ों की समझ ही नहीं आएगी। ठीक है, एक अगर क्लाइंट उसने स्टोर बनवाना है, उसको तो अगर लिक्विड का नहीं पता होगा, तो वो कभी भी, अगर आप उसके सामने लिक्विड की बात करोगे, आप HTML CSS की बात करोगे, तो कभी भी वो आपसे कन्वर्सेशन में कंफर्टेबल नहीं होगा। ठीक है, आपने उसको उसकी टोन में बात समझानी है। ठीक है, तो ये आपने आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छे तरीके से जज करते हो। ठीक है, तो यही इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर हम यही चीज़ करते हैं कि आप अपने क्लाइंट को एलेबोरेट करके बताते हो, उसके नॉलेज की बेस पे उसे जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो, तो वो उसकी जो बैकग्राउंड है उसकी बेस पे आप कर रहे होते हो। ठीक है, तो अब मज़ीद यहाँ पर आप देखोगे तो आपको इसी तरह ही नज़र आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर चलें इसको मज़ीद नहीं देखते, ठीक है? आप यहाँ पर देखोगे मज़ीद जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें आप क्लाइंट का जो कंसर्न है वो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर देखें ज़रा, इसमें भी आई एम लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल इन कैश ऐप डेवलपर। अगेन जहाँ पर ये लग कह रहा है जी कि मुझे मैं बंदा देखना चाह रहा हूँ, बंदा चाह रहा हूँ प्रोफेशनल, तो समझ लो कि बस ये एक्सपीरियंस बंदा चाहिए इसको। तो आपने जब प्रपोज़ल लिखना है तो आपने प्रोफेशनलिज़्म शो करनी है आपने, ठीक है? इसमें आप मज़ीद आप देख लो जी, अ, हर प्रोजेक्ट के अंदर क्लाइंट का कंसर्न होता है, ठीक है? तो अच्छा प्रपोज़ल राइटर वो है, अब ये चीज़ नोट कर लो, अच्छा प्रपोज़ल राइटर वो है, ठीक है? जो कि क्लाइंट का जो पॉइंट ऑफ फ़ोकस है, क्लाइंट का जो कंसर्न है, उसको सामने रखता है और उस पे पूरा प्रपोज़ल वो लिख देता है, ठीक है? क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक्चुअली आपने अपने प्रपोज़ल में देना होता है। अब ये नोट कर लो, सारी नोट कर लो कि ये जो बंदा है इसका ये प्रॉब्लम है, मैंने प्रपोज़ल के अंदर उसका सॉल्यूशन देना है, ठीक है? अगर आपके प्रपोज़ल में क्लाइंट की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा तो चाहे यहाँ पर 7 ऑफ़र्स होंगी या यहाँ पर 70 होंगी, उन 70 में से वो आपको लाज़मी कॉन्टैक्ट करेगा, आपको अप्रोच करेगा, उसके बाद डिपेंड करेगा आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर कि आप किस तरह उसे डील करते हो, ठीक है? अगर 20 ऑफ़र्स हैं, आपने कंसर्न देखा है अपने क्लाइंट का, पॉइंट ऑफ फ़ोकस देखा है, उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया है, तो आप अगर उस पे प्रपोज़ल लिखोगे, लाज़मी आपसे वो कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, आपको अप्रोच करेगा, ठीक है? तो प्रपोज़ल राइटिंग के अंदर मैं अगर इसको समराइज़ करूँ, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप प्रोजेक्ट को अ, सबसे पहले आप प्रोजेक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है, उसको देखोगे, रिक्वायरमेंट्स को देखोगे। देखोगे कि क्लाइंट्स चाह क्या रहा है, ठीक है? जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ, क्लाइंट ये चाह रहा है, आप अच्छे से, तसल्ली से, सुकून से प्रपोज़ल लिखोगे, उसके बाद उसको सेंड करोगे और हरगिज़ ऐसा नहीं करना आपने। एक और मिस्टेक जो आप करोगे, जो करते हैं फ्रीलांसर्स, जी देखा कि प्रोजेक्ट अपलोड हो चुका है, ओए होए! जल्दी करो जी, जल्दी करो और यहाँ पर इससे पहले कि कोई और इस पे प्रोजेक्ट बिड करे, जल्दी से सेंड ऑफर और यहाँ से जी कॉपी किया, ये सारा कॉपी किया, एज़ इट इज़ सैंपल कॉपी पेस्ट, तो उसको जी गिग सेट की और आप पेस्ट कर दो, ठीक है? तो ऐसा काम हरगिज़ नहीं करना आपने, ठीक है? चाहे आपके प्रोजेक्ट के ऊपर अगर चाहे आपको ऑफ़र सेंड करते हुए आधा घंटा भी लगे, आपने लगाना है, ठीक है? लेकिन आपके प्रपोज़ल के अंदर सॉल्यूशन होना चाहिए क्लाइंट की प्रॉब्लम का। सॉल्यूशन होगा तो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, जल्दी नहीं करनी, ठीक है? अगर ये देख लें जिस तरह ये काफ़ी लेंथी कंटेंट है, तो 1 दफ़ा रीड करो, 2 दफ़ा रीड करो, 3 दफ़ा रीड करो, ठीक है? तो 3-4 दफ़ा रीड करने के बाद मल्टीपल टाइम्स रीड करने के बाद आप देखो कि क्लाइंट का कंसर्न क्या है। बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको पहली दफ़ा रीड करने में चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। दोबारा रिपीट करो, दोबारा रीड करो, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएँगी। फिर रीड करो, फिर जो है वो आप एग्ज़ैक्ट उस पॉइंट पे पहुँचो कि हाँ, ये बंदा ये चाह रहा है। काम तो करवाना चाह रहा है लेकिन इसका कंसर्न ये है, इसका भी क्वालिटी पे है कंसर्न, फ़ोकस है इसका प्राइस के ऊपर है। 2-3 दफ़ा आप अपनी जो है आपका जो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन है, आप उसको रीड करो, ठीक है? उसके बाद आप उसपे सेंड करो प्रपोज़ल। ये जो पॉइंट है कि नो योर क्लाइंट बाय चेकिंग हिज़ प्रोफाइल एंड कंपनी इन्फॉर्मेशन, इस चीज़ के बारे में अब आपने क्या करना है ये देख लो। तो आप सबसे पहले क्या करो कि जिस तरह ये वो बाय रिक्वेस्ट हैं, ठीक है? आपको यहाँ पर तो प्रोफ़ाइल पिक्चर तो नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर आपको क्लाइंट की जो यूज़र नेम है वो आपको नज़र नहीं आ रहा और बाकी इसकी जो डिटेल है वो आपको यहाँ से नहीं मिल सकती। जब आपने अपने फाइवर का अकाउंट लॉगिन किया होगा डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है? डेस्कटॉप के ऊपर अगर आपने किया होगा, तो उस सिनेरियो में आपको क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलेगी। हाँ, ये बंदा कहाँ का है? इसने इससे पहले काम करवाया भी हुआ है कि नहीं करवाया हुआ है? अगर इससे पहले काम करवाया हुआ है, तो जो फ्रीलांसर्स हैं, जिनने इनके लिए काम किया है, उनका फीडबैक क्या है? ठीक है? तो अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन आपको जैसे लोकेशन क्या है इसकी, ठीक है? ये क्या सेलर है या बायर है? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको
आपको यहाँ डेस्कटॉप में जब आप अकाउंट लॉगिन करोगे लैपटॉप के थ्रू या डेस्कटॉप के थ्रू, तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होगी। आप लोग अभी क्या करो, अभी फाइवर की जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो ओपन करो, आप लोग सारे जो लेक्चर ऑन ले रहे हो, ठीक है? और बाय रिक्वेस्ट में जाके देखो, अगर कोई प्रोजेक्ट शो हो रहा है बाय रिक्वेस्ट में, तो आप वहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन में देखोगे, तो वहाँ पर क्लाइंट का यूज़र नेम आ रहा होगा, क्लाइंट का यूज़र नेम आ रहा होगा, ठीक है? डेस्कटॉप पे ओपन करोगे तो क्लाइंट का यूज़र नेम नहीं आता। जब आप मोबाइल एप्लीकेशन से बाय फाइबर की एप्लीकेशन को ओपन करोगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें बाय रिक्वेस्ट में आपका जो क्लाइंट है उसका यूज़र नेम भी आ रहा होगा। और मोबाइल एप्लीकेशन में जो लास्ट वाला टैब है, लास्ट वाला टैब, 5th टैब, उस पे क्लिक करने से बाय रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा। आप लोग अभी देख सकते हो मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करके, तो आपको ये ऑप्शन नज़र आएगा। बाय रिक्वेस्ट में जब आप देखोगे, अब मुझे बाय रिक्वेस्ट के अंदर ना ये जो प्रोजेक्ट है ये नज़र आ रहा है, ठीक है? तो ये जो बंदा है ना, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, इसका एक्चुअली यूज़र नेम, अभी मैंने मोबाइल एप्लीकेशन ओपन कर ली है, इसमें जो इसका यूज़र नेम है ना वो है जेके, सॉरी, जेके डिज़ाइनर्स के नाम से है। मैं ओपन कर लेता हूँ। डिज़ाइनर्स, ये एक्चुअली बंदा है। अब मैंने मोबाइल एप्लीकेशन से फ़ौरन इसका यूज़र नेम देखा, और उसके बाद मैंने, मेरे पास सारी इसकी डिटेल आ गई। हाँ, बंदा ये यहाँ से देखो जी, यहाँ से ये बंदा गोरा लग रहा है ना, गोरा, कि भाई हाँ, या तो ये यूएसए का होगा, यूके या किसी कनाडा, फ्रांस यहाँ का होगा। यहाँ से देखने से तो यूँ लग रहा है। लेकिन जब हमने इसका मोबाइल एप्लीकेशन से यूज़र नेम देखा fiverr.com, अच्छा, आपने यूज़र नेम पेस्ट कैसे करना है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि fiverr.com लिखो, ठीक है? जो उसका यूज़र नेम है, वो आप पेस्ट करो मोबाइल एप्लीकेशन से लेके, एंटर करोगे तो उसकी प्रोफ़ाइल आ जाएगी। अच्छा, ये बंदा जो है वो इंडिया से है, ये फाइवर पे इसने अकाउंट बनाया है मई 2020 में, इसी मंथ में इसने अकाउंट बनाया है। हाँ, ये बंदा चाह क्या रहा है? हाय ऑल, होप यू आर फाइन, आवर कंपनी ऑफर्स दैट, ओके, ओके। ये इसकी कंपनी है और ये प्रोजेक्ट्स इसके पास होते हैं, और ये एक्सपीरियंस्ड डेडिकेटेड जो फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं। अब आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। हाँ, ये जो बंदा है जिसने ये वाला प्रोजेक्ट अपलोड किया हुआ है, ये बंदा किस कंट्री का है, और ये बंदा कंपनी के साथ काम कर रहा है, इसकी कंपनी है, और ये मतलब कि अब मैं अगर होता इस पे प्रपोज़ल सेंड करता, तो मैं बड़ा अच्छे तरीके से प्रपोज़ल लिखता, क्योंकि इसके पास कंपनी है। अगर मैंने काम अच्छा किया, प्रपोज़ल अच्छा लिखा, तो हो सकता है कि परमानेंटली मुझे ये हायर कर ले फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, ठीक है? तो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन, ठीक है? ये जो पॉइंट है ना कि क्लाइंट के बारे में आप जानो, उसकी प्रोफ़ाइल, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है? तो अब आपने अपने क्लाइंट को उसके यूज़र नेम से बुलाना है। ये प्रपोज़ल के अंदर आपने जो स्टार्ट करना है ना, स्टार्ट, इसके बाद हम देखेंगे कि फॉर्मल स्टार्ट कैसे होता है। तो जब प्रपोज़ल आपने स्टार्ट करना है तो क्लाइंट को उसके नेम से बुलाएँ। मुझे अगर कोई अफ़ज़ल कह के बुलाए, अफ़ज़ल, तो मुझे अच्छा लगता है। आपको अगर आपसे आपके नेम से अगर कोई बुलाए तो आपको अच्छा लगेगा। इसी तरह आप क्लाइंट से जब कम्युनिकेट कर रहे होंगे और जब स्टार्ट करोगे ख़ास तौर पे प्रपोज़ल को, तो आप उसको उसके यूज़र नेम से बुलाओगे, ठीक है? तो कुछ क्लाइंट्स होते हैं यहाँ पर, एक्चुअली इसने ना कोई आप अभी तक कोई बंदा हायर नहीं किया हुआ यहाँ पर, वरना आपको हिस्ट्री आ रही होती है कि हाँ, इस बंदे के लिए जिसने काम किया है उसका फीडबैक क्या है। यहाँ से ट्राई करते हैं, कोई और ओपन करके देखते हैं। ये जो बंदा है इसको देखते हैं जी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक और कर लेता हूँ, fiverr.com। अब मैंने मोबाइल एप्लीकेशन से एक और देखा है, क्लाइंट उसका है जी ब्रियान नारोन, कुछ इस तरह का इसका नेम है। तो अब इस पे जब
एंटर करेंगे तो मुझे ये नज़र आ रहा है। हाँ, अब ये देखें, अब एक प्रोजेक्ट यहाँ पर शो हो रहा है, तो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू मैंने वैसे देखा है उसको, प्रोजेक्ट को। आई डोंट नो कि वो कौन-सा है यहाँ पर। हुँ, चलें, जो भी है। मैंने क्या किया, यूज़र नेम एंटर किया, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस बंदे ने ऑलरेडी काम करवाया हुआ है इन फ्रीलांसर से, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अच्छा खासा काम करवाया हुआ है इसने, ठीक है? मतलब कि कोई 10-15 प्रोजेक्ट्स इसने करवाए हुए हैं फाइवर के ऊपर। तो ज़्यादा चांसेज़ होंगे इस क्लाइंट के साथ काम करने के, इसको प्रपोज़ल सेंड करने के, कि हाँ, इसको सेंड करने से आपको काम मिल जाएगा, क्योंकि इसने ऑलरेडी काम करवाया हुआ है। ये वाला जो बंदा है, यहाँ पर इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, ठीक है? उसने जो मेंशन किया हुआ, आई डोंट नो कि ये ठीक है, सच है, झूठ है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई हिस्ट्री होती तो मुझे पता चल जाता। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी फ्रीलांसर्स हैं, उन्होंने इस बंदे के लिए काम किया हुआ है। तो चांसेज़ हैं कि अगर आप प्रपोज़ल लिखोगे अच्छा-सा, तो आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। मैं इसका यूज़र नेम, इस क्लाइंट का यूज़र नेम, इस क्लाइंट के जो फ्रीलांसर्स, इनका अगर मैं करूँ यूज़र नेम सर्च, तो मुझे और मज़ीद आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, इस बंदे ने इससे पहले किस किस तरह के फ्रीलांसर्स को हायर किया हुआ है। तो यहाँ से इस फ्रीलांसर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये कुछ टेक्निकल पर्सन लग रहा है, आई विल प्रमोट योर सर्वर ऑन, बल्कि ये प्रमोशन टाइप की लग रहा है, कोई मार्केटिंग का बंदा लग रहा है, ठीक है? तो इसने ऑलरेडी इस बंदे को इस बंदे की सर्विस ली हुई है, इस बंदे को हायर किया हुआ है, और इसका फीडबैक भी अच्छा है, 5 स्टार है, ठीक है? ये उसकी वो कमेंट है। तो अच्छी खासी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आइडिया हो जाएगा कि ये बंदा प्रोजेक्ट देगा, नहीं देगा। अगर ऑब्वियसली दे रहा होगा, चांसेस होंगे ये प्रोजेक्ट काम करवाएगा, तो आप फ़ौरन इस पे अच्छा-सा प्रपोज़ल लिखोगे, ठीक है? तो उसके बाद जी, बी डिफरेंट। सबसे मेन जो मिस्टेक होती है, सबसे मेन मिस्टेक वो क्या होती है कि जब आप लोग बाय रिक्वेस्ट में या अपवर्क के ऊपर प्रोजेक्ट देखते हो, तो आप क्या करते हो जी, आपने सैंपल्स बना के रखे होते हैं, टेम्पलेट्स आपने बना के रखे होते हैं। तो टेम्पलेट्स कॉपी किया, टेम्पलेट कॉपी पेस्ट। फॉर एग्जांपल जी, मैंने एक टेम्पलेट बना के रखा हुआ है जी, अगर ये प्रोजेक्ट आया, कॉपी पेस्ट, ठीक है? तो सेंड। मैं देख रहा हूँ जी कि यार जल्दी-जल्दी से मैं प्रपोज़ल सेंड कर दूँ। ओपन किया, गिग सेलेक्ट की, टेम्पलेट पेस्ट, उसके बाद टाइम बजट मेंशन किया, सेंड। ये काम अगर आप करोगे, तो चाहे आप रोज़ाना 10 प्रोजेक्ट्स पे बिड करो या 10,000 प्रोजेक्ट्स पे बिड करो, तो बहुत कम चांसेस होंगे कि आपको प्रोजेक्ट मिले, ठीक है? तो आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। आपका जो प्रपोज़ल है वो जेनेरिक नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये बहुत सारे फ्रीलांसर्स ख़ास तौर पे जो न्यू सेलर हैं, वो ये काम करेंगे और करते हैं कि भई टेम्पलेट बना के रख लिए, कि भई शॉपिफ़ाई का काम है, उसके लिए टेम्पलेट बना के रख लिया कि आई विल डू दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन डेवलप ड्रॉप शिपिंग स्टोर, आई कैन ऑप्टिमाइज़ योर शॉपिफ़ाई स्टोर। सारा कुछ एक ही प्रपोज़ल में आपने जो है ना वो रखा होता है, और प्रोजेक्ट आया, अपलोड किया, उसमें प्रपोज़ल बिड किया। अल्लाह लगा हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जी कि हमें प्रोजेक्ट मिलेगा, और बाद में ये गिला करते हैं जी कि हमने इतने प्रपोज़ल सेंड किए हैं, हमें कुछ मिल नहीं रहा, हमें प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा। तो कॉपी पेस्ट नहीं करना, टेम्पलेट यूज़ नहीं करना, जेनेरिक आपका प्रपोज़ल नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो जेनेरिक होगा तो भूल जाएँ कि आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, ठीक है? तो जेनेरिक नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है? तो स्पेसिफिक कैसे होगा? आपने अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है, ठीक है? आपने जो क्लाइंट का कंसर्न है उसको आपने देखना है। अच्छा जी, उसके बाद आगे देखें जी, बी पर्सनलाइज़्ड, डोंट बी जेनेरिक। ये वही बात होगी कि आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर आप लिखा हुआ कि आपने उसका जो नेम है, आपने उसको देखना है, और उसके नेम से ही आपने बुलाना है, ठीक है? तो बाकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो मैं आपको मज़ीद बताता हूँ यहाँ पर। कुछ कुछ पॉइंट्स, ये जो स्लाइड है मैं आपसे ये वाली शेयर कर दूँगा, ठीक है? ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ज़हन में रखना होते हैं जब आप प्रपोज़ल सेंड कर रहे होते हो। आपकी प्रपोज़ल के अंदर
जो आपकी एंट्रेंस है, आपकी जो स्टार्टिंग लाइन्स हैं, वो आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बड़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ठीक है? अगर आपने अपने क्लाइंट को स्टार्टिंग लाइन्स में अट्रैक्ट कर लिया, ग्रैब कर लिया, अटेंशन उसकी गेट कर ली, तो बाकी का प्रपोज़ल देखेगा। अगर नहीं की, तो भूल जाएँ कि आप क्लाइंट आपका प्रपोज़ल रीड भी करेगा। स्ट्रॉन्ग एंट्रेंस से मुराद क्या है, ये आप नोट कर लो। अब बहुत सारे फ्रीलांसर्स ऐसे होते हैं, जब प्रपोज़ल लिख रहे होते हैं, तो स्टार्ट में उन्होंने क्या करना होता है, फॉर्मली वो हेलो हाय करते हैं, डियर कस्टमर या गुड मॉर्निंग या गुड डे, फॉर्मल स्टार्ट किया और उसके बाद सबसे पहली मिस्टेक क्या करते हैं कि पहली लाइन्स के अंदर ही वो अपने बारे में जी बोलना शुरू कर देते हैं। आई एम I can do anything. I am experienced. I have done more than 100 projects. I can do this and that. अपने बारे में बहुत कुछ बताते हैं स्टार्ट में, ठीक है? हरगिज़ ऐसा नहीं करना आपने, हरगिज़ ऐसा नहीं करना। अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्लाइंट हूँ, अगर मुझे कोई बंदा अपने मुँह से ये बोले कि भई मैं बहुत ये फ़ेसबुक की वेबसाइट मैंने ही बनाई है जी, ये जो दुनिया चल रही है ये मेरे सर पे चल रही है, तो मेरा दिल करेगा कि उसको जो है ना प्रोजेक्ट देने की बजाय, ठीक है, उसको आप उस पे आपको गुस्सा आएगा, ठीक है? तो हरगिज़ ऐसा नहीं करना, क्लाइंट्स जो है ना वो इरिटेट होते हैं इन चीज़ों से। आप अगर खुद बता रहे हो जी कि मैं मेरे से बड़ा डेवलपर दुनिया में पाया ही नहीं जाता, ठीक है? अगर आप इस तरह की बातें कर रहे हो ना, तो ये मत समझो कि ये क्लाइंट को अट्रैक्ट करेंगी, हरगिज़ ऐसा नहीं करना। फॉर्मली स्टार्ट, फॉर्मल इंट्रोडक्शन, उसके बाद डायरेक्ट आपने पॉइंट करना है अपने क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके ऊपर, ठीक है? स्ट्रॉन्ग एंट्रेंस, स्टार्ट में स्टार्टिंग जो लाइन्स हैं उसमें एक लाइन के अंदर आपने अपने बारे में बताना है। आप हो कौन? क्या करते हो? एक लाइन, 1 डेढ़ लाइन से ज़ायद आप अपने बारे में नहीं लिखोगे, नहीं लिखोगे। और ये यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि कोई प्रोजेक्ट अपलोड करूँ और कल मैं आपको उनके प्रपोज़ल सेंड करवाऊँ, शो करवाऊँ। आप हैरान होंगे कि हर बच्चे ने, हर बंदे ने यही मिस्टेक की होगी कि 25-25 लाइन्स का उन्होंने प्रपोज़ल लिखा होगा और उनमें जो स्टार्ट की जो 5, 6, 7, 8 लाइन्स होंगी वो अपने बारे में उन्होंने बताया होगा, ठीक है? तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना। क्लाइंट को इससे कंसर्न नहीं है कि आप कितना हो, क्लाइंट को कंसर्न है आप उसकी अपनी प्रॉब्लम के साथ। अगर आप सॉल्यूशन दे रहे हो, तो आपको हायर करेगा। अगर सॉल्यूशन नहीं दे रहे, आप इस इर्रेलेवेंट चीज़ें जो है ना वो लिख रहे हो, तो क्लाइंट उसको देखेगा भी नहीं, ठीक है? क्लाइंट्स जो है ना वो ओवरलोडेड होते हैं ऑलरेडी, ठीक है? क्लाइंट के पास टाइम नहीं होता कि वो आपकी फ़ुज़ूल बातों को देखें और इर्रेलेवेंट बातों को वो उन पे टाइम इन्वेस्ट करें। वो देखेंगे स्टार्ट में जी, ओके, मेरे इस प्रोजेक्ट पे 20 ऑफ़र्स आई हुई हैं, तो वो देखना शुरू कर देंगे कि अच्छा जी पहला प्रपोज़ल क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। तो वो स्टार्ट में तो शुरू जब करेंगे पहले प्रपोज़ल को रीड करना शुरू करेगा, वो देखेगा स्टार्टिंग लाइन, ओके, 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 ठीक है जी, हाँ, अगर रेलेवेंट लग रहेगा, तो वो बाकी का प्रपोज़ल देखेगा, ठीक है? स्टार्टिंग लाइन्स ही अगर इर्रेलेवेंट हुई, ठीक है? या ऐसी हुई जिनमें क्लाइंट का कंसर्न नहीं होगा, तो वो वहीं से नेविगेट कर जाएगा। बेशक आपने बाकी का जो प्रपोज़ल होगा वो जितना मर्ज़ी अच्छा लिखा होगा। क्या करना है जी? बताएँ ज़रा? क्या करना है? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कमेंट बॉक्स में बताएँ ज़रा। ओके सर, मुदस्सिर हमीद साहब, ये स्लाइड्स अपलोड हो जाएँगी और हुक्म बताओ जी। ठीक है, स्लाइड अपलोड हो जाएँगी, सारा कुछ अपलोड हो जाएगा। अगली कहानी बताओ। पता नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने जो स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग जो लाइन्स हैं वो आपने अट्रैक्टिव रखनी है। एक लाइन में सिर्फ़ अपने बारे में बताना है, कोशिश करो 1 या डेढ़ लाइन, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, फॉर्मल स्टार्ट करना है। फॉर्मल स्टार्ट क्या हो सकता है? इस तरह का हो सकता है, गुड डे डियर हायरिंग मैनेजर, ग्रीटिंग, गुड मॉर्निंग, डियर। अगर आपको नेम पता है तो डियर फर्स्ट नेम के साथ उसको आप कर लो, ठीक है? तो फॉर्मल स्टार्ट आपने इस तरह रखना है। आपको फॉर्मल ईमेल राइटिंग भी आनी चाहिए कि ईमेल राइटिंग में जिस तरह आप ईमेल लिखते हो, स्टार्ट में आप उसको मुखातिब करते हो, ठीक है? तो वो आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है? फर्स्ट नेम अगर अली है, मोहम्मद है, इस तरह मुझे जो क्लाइंट्स बुलाते हैं, मोहम्मद के नाम से बुलाते हैं, डियर मोहम्मद। आप अगर अली हो तो डियर अली, ठीक है? तो आपका जो फर्स्ट नेम है उससे वो आप अपने क्लाइंट को कॉल करो और उसके बाद फॉर्मली अपने बारे में बताओ, 1 लाइन में, डेढ़ लाइन में, और उसके बाद जितनी भी लाइन्स होंगी प्रपोज़ल की, सारी लाइन्स के अंदर आप अपने क्लाइंट
की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दोगे, उसके प्रोजेक्ट को डिस्कस करोगे, डायरेक्ट उसके प्रोजेक्ट को डिस्कस करोगे, ठीक है? तो ये काम आपने करना है, ठीक है? तो ये चीज़ भी नोट रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? तो इसके बाद देखते हैं जी, ये कुछ फॉर्मली आप इस तरह कुछ स्टार्ट कर सकते हो। जो इनफॉर्मल स्टार्ट्स हैं वो क्या हैं भला? ये हैं जी, आपने कभी भी क्लाइंट को प्रपोजल लिखते वक्त, ठीक है, हे, ठीक है, एक तो होता है हाय, एच आई, हाय, ये फॉर्मल स्टार्ट है। फॉर्मली कॉल करना हो तो ये ठीक है, लेकिन ये हेलो, ब्रदर, सर, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं आप ये नहीं करोगे, ठीक है? इस तरह आप अपने क्लाइंट को कॉल नहीं करोगे, ब्रदर नहीं कहना, सर नहीं कहना, ठीक है? और आगे मैं आपको बताऊँगा, कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं आपसे शेयर करूँगा जिसमें जी आप ब्रदर, ब्रदर करोगे तो कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो इतना वो रिज़र्व होते हैं, ठीक है? वो आपको अगर इस तरह कॉल करोगे ब्रदर या सर तो वो उनको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा तो कम्युनिकेशन में वो कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो स्टार्ट आपने फॉर्मली करना है, लेकिन अगेन जब आप क्लाइंट के लिए काम कर लोगे तो बाद में बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनके लिए जो आपके साथ इनफॉर्मल हो जाते हैं, लाइक वो स्माइलीज़ भी सेंड करते हैं, तो आप जिस तरह क्लाइंट चलना चाहे आप चलो। लेकिन स्टार्ट में आपने कभी भी इनफॉर्मल नहीं होना। ना इनफॉर्मल आपने कॉल करना है, ना इनफॉर्मल डिस्कशन करनी है, ना कभी स्माइली सेंड करनी है। स्माइली सेंड करने वाला काम भी नहीं करना, ये भी ज़हन में रख लो। ऐसा नहीं है कि प्रपोज़ल लिखो और एंड पे जो है ना वो आप वो स्माइली जो है ना वो लिख दो। बल्कि कुछ बच्चों ने तो, मैं आपने आपकी प्रोफ़ाइल देखी है तो उन्होंने जी प्रोफ़ाइल डिस्क्रिप्शन के अंदर एंड पे वो स्माइली एंड लिखी हुई है। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है? तो ये सारी इनफॉर्मल एक्टिविटीज़ से आपने अवॉइड करना है, डिस्कशन के दौरान भी, प्रपोज़ल लिखते वक़्त भी, प्रोफ़ाइल बिल्ड करते वक़्त भी, हर जगह। तो ये सारे इनफॉर्मल हैं। अगर मुझे कोई हेलो कहे, हेलो, हेलो, बुरा लगेगा ना आपको, ठीक है? तो फॉर्मल स्टार्ट है, आप उस तरह करो। तो सर भी नहीं कहना, ठीक है? सर, सर कह के भी आपने नहीं बुलाना। ब्रदर, सिस्टर कह के भी आपने नहीं बुलाना, ठीक है? डियर का जो वर्ड है, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट सेंड करूँगा। मैंने तो एक क्लाइंट को डियर कहा तो उसने तो इस डियर के वर्ड से भी जो है ना वो चिढ़ गया। वो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ये। ज़रा इसको देखो तो सही और मुझे बताओ कि इसमें मैंने क्या मिस्टेक की है? मेरा एक ये क्लाइंट था, अ, इसने बार्बर की एप्लीकेशन बनवानी थी, ठीक है? ये एक स्क्रीनशॉट है कन्वर्सेशन का जो मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। मुझे ज़रा बताओ देख के कि ये जो 2-3 मैसेजेस हैं, इनको देखकर बताओ कि गड़बड़ कहाँ पर की है मैंने? और क्लाइंट क्यों ऐसा, ये मैंने उसको कहा जी, माय डियर, $300 इज़ इनसफिशिएंट अमाउंट फॉर दिस प्रोजेक्ट, इवन इट्स नॉट अ बजट ऑफ सिंगल वर्जन, ठीक है? उसने मुझे कहा जवाब में गिव मी अ प्राइस, ठीक है? उसने कहा गिव मी अ प्राइस, ट्राई नॉट टू कॉल मी डियर। ज़रा बताएँ जी, गड़बड़ कहाँ पे की है? अब ये क्लाइंट की नेचर है, अब मैंने इसको नहीं समझा उस वक़्त तो ये क्लाइंट जो है ना वो यहाँ पर ये तो लग रहा है ना, ये तो आप सबको पता होगा कि हाँ, ये हैप्पी नहीं है यहाँ पर, जो मैसेज उसने किए, ये मेरे से हैप्पी नहीं है, लाइक इसमें उसने मुझे मना कर रहा है, मुझे डियर ना कहो। तो डियर क्यों ना कहो? आप ज़रा बताओ सोच के, कहाँ पर गड़बड़ हो सकती है? हर बच्चा बताए ज़रा अपनी सोच के मुताबिक। आपने जवाब देना है तब आगे चलना है हमने। और यार स्ट्रीम यार्ड को भी यूज़ कर लिया करो, ठीक है? यहाँ पर तो कोई भी नहीं इसको यूज़ करता। बताओ जी, एटीट्यूड, हाँ, राजा मोहम्मद ज़हेब, एटीट्यूड ठीक है, लेकिन एटीट्यूड जो है ना वो इसमें मैंने कोई ऐसी बात की, इससे पहले बड़ा ये यूँ कह लो कि इनफॉर्मल भी था। इसने बड़ी वो फ्रेंडली गपशप की है, ठीक है? थैंक यू बोलता रहा है और बड़ा कुछ, लेकिन यहाँ पर आके वो फ़ौरन उसने वो चेंज हो गया उसके एक्सप्रेशन। क्या हो सकता है?
अमाउंट की वजह से नहीं जी, नूर ये बात अमाउंट की नहीं है। उसने वो कह दिया कि गिव मी अ प्राइस, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ट्राई नॉट टू कॉल मी डियर, इसमें क्या गड़बड़ है? अब्दुल बासित ऐसी बात नहीं है जी, ये आपकी सोच है, ठीक है, क्लाइंट ऐसा नहीं सोचता, ठीक है, तो इसको डार्लिंग कहेगा कौन? ये डियर ही है। और बताएं जी, ये रीज़न भी नहीं है। डियर एंड प्राइस बोथ इन वन लाइन, डियर एंड प्राइस बोथ इन वन लाइन, क्या मतलब इसका रुस्तम उसामा? तो बताएं जी, इसमें ये भी नहीं है जी कि कन्विंस कर लूँगा, ये भी रीज़न नहीं, रीज़न मुझे पता है, ये बाद में ये मैंने जब उसको देखा, सोचा, मैं फिर हाँ, मैंने कहा ठीक है, जो बाद की कन्वर्सेशन है उसमें फिर मैंने इसको, इसकी जो साइकी है, इसके अकॉर्डिंगली मैंने डील किया। तो ये नहीं था कि वो कन्विंस करने की जो मैंने कोशिश की है, बिल्कुल वो तो मैंने की है, लेकिन ये जो गुस्सा हुआ ये इस वजह से नहीं हुआ कि वो मैं उसको कन्विंस क्यों कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बताओ जी और कोई? हाँ जी, और उस आप ये एक बात ज़हन में आती है कि वो फ्रेंडली नहीं होना चाह रहा है, मैं उससे वो फ्रेंडली हो रहा हूँ, ठीक है? वो थोड़ा फॉर्मल रहना चाह रहा है। लेकिन अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरे साथ फ्रेंडली था, इससे पहले बहुत सारी कन्वर्सेशन हुई है, बहुत सारी बातें हुई आपस में, तो ये फ्रेंडली था। साइको ये साइको है, हाँ, ये आप कह सकते हो, ठीक है? हाँ, ये जिया नाज़ आप शायद ठीक कह रही हैं। ठीक है, ये एक्चुअली जी अब इश्यू ये था कि मैंने इसको जब डियर कहा, तो ये प्राइस की वज़ह से भी नहीं भई, प्राइस की वज़ह से भी नहीं ये गुस्से में आया। इसको भी मैंने डियर कहा, तो ये गुस्सा इसलिए हुआ कि ये आप देखो जी, इसका चेहरा देखो, ये एक्चुअली है वो ब्लैक अमेरिकन, अफ्रीकन। तो मैंने डियर, प्यारे, इसको मैंने प्यारे कहा, प्यारा ये कि ब्लैक, तो ये थोड़ा माइंड कर गया कि भई ये तो मुझे टॉन्ट कर रहा है शायद डियर कह के, तो मैं प्यारा हूँ नहीं, मुझे प्यारा कह रहा है। तो उसने इस वज़ह से ये माइंड किया, ठीक है? तो फिर उसके बाद मैंने जितनी भी बातें की, मैंने इसको डियर नहीं कहा और ब सब कुछ कहा मैंने। इसको मैंने इसके नाम से बुलाया और दिस एंड दैट, ठीक है? तो उसके बाद ये प्रोजेक्ट मिला भी सही मुझे, ठीक है? एप्लीकेशन भी डन हुई, सब कुछ हुआ, ठीक है? तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फिर अंडरस्टैंड ना करता, इसको मैं डियर, डियर करके बुलाता, या इसके जो प्रॉब्लम है इसको अंडरस्टैंड ना करता, तो शायद ये कंफर्टेबल ही ना होता मुझे प्रोजेक्ट मेरे साथ काम करने में। ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो ये जब आप काम करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएँगी। अब जी एक और क्लाइंट थी, तो ये देखें जी, हाँ, इसमें क्या था कि मैं उसको ब्रदर, ब्रदर कह के बुला रहा था, ब्रो, ब्रो, ठीक है? थी वो सिस्टर, ठीक है? वो लड़की थी। तो काम हो गया, डन हो गया, प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गया। एंड पे जाके उसने मुझे ये बताया कि सिंस आई एम अ वुमन प्लीज़ डू नॉट कॉल मी ब्रो, ठीक है? तो वो मुझे बाद में बड़ी हँसी आई, मैंने कहा है इसलिए आपने कभी भी ब्रदर, सिस्टर या कुछ इस तरह की चीज़ आपने, या सर, आपने इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो आपने यूज़ नहीं करने, ठीक है? तो भई ये वो चीज़ें हैं जो कि मैं आपसे करना चाह रहा हूँ डिस्कस, ठीक है? आपका प्रपोज़ल जो है वो शॉर्ट होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, ठीक है? और आपके प्रपोज़ल के अंदर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है? टू द पॉइंट बात करनी है आपने, कोई इर्रेलेवेंट बात नहीं करनी, आपने अपने बारे में बिल्कुल नहीं बताना, आपने टेम्पलेट कॉपी पेस्ट नहीं करने, ठीक है? और फॉर्मल स्टार्ट करना है, फॉर्मल एंड करना है। अगर आपने कुछ क्वेश्चन्स पूछने हैं, तो आप कुछ इस तरह पूछोगे, ठीक है? और कभी भी आपने ज़्यादा क्वेश्चन्स नहीं पूछने। अब ये सारे मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, नोट करते जाइए। जो नोट करेगा, वो अब वाज़िया उसको फ़र्क नज़र आएगा, वो देखेगा कि वो जो क्लाइंट्स हैं, वो भी आपके पास आएँगे और सारा। अच्छा जी,
वो आप जब प्रपोज़ल लिख देखोगे, यहाँ पर जब मैं आपको यहाँ पर जिस तरह ये इतनी लेंथी डिस्क्रिप्शन है, ऑब्वियसली मेरे बहुत सारे क्वेश्चन्स होंगे, तो कभी भी आपने एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चन्स ज़्यादा नहीं पूछने। कोशिश करो कि अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसी टर्म है जो कि क्लाइंट ने यूज़ की हुई है, लेकिन आपको उसका नहीं पता, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये जेवीज़ू, मुझे इसका नहीं पता, मैं फ़ौरन गूगल पे जाऊँगा, ठीक है? और जेवी ज़ू के बारे में यहाँ पर मैं सर्च करूँगा और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद फिर मैं यहाँ पर प्रपोज़ल लिखूँगा। बजाए इसके कि मैं प्रपोज़ल में उससे पूछूँ जी कि व्हाट डज़ इट मीन बाय जेवी ज़ू, या अगर कुछ टर्म्स होंगी तो कोशिश करें कि क्लाइंट्स को बॉदर ना करवाएँ। ये बात ज़हन में रख लो, ये बात ज़हन में रख लो, जब आप कन्वर्सेशन कर रहे होंगे, तो आपने जी क्लाइंट्स को बॉदर नहीं करवाना। क्लाइंट कभी भी बॉदर नहीं करेगा कि वो आपके 3, 4, 5 क्वेश्चन्स का आंसर करे। कभी भी वो नहीं चाहेगा कि मैं मल्टीपल फ्रीलांसर के साथ बात कर रहा हूँ, तो हर बंदा ये बंदा बार-बार मेरे से पूछ रहा है क्वेश्चन, तो कभी भी वो कंफर्टेबल नहीं होंगे आपके साथ कन्वर्सेशन में। क्वेश्चन्स होंगे, आप गूगल पे जाओ, सर्च करो, सॉल्यूशन लो, उसके बाद बात करो। जो हाँ, ऐसा क्वेश्चन हो जो कि उस प्रोजेक्ट से रिलेवेंट हो, मतलब ये कि वो सिर्फ़ क्लाइंट ही आपको बता सकता है, तो वो आप पूछ सकते हो एक अच्छे वे में। वरना ज़्यादा क्वेश्चंस करना भी ये एक कह लो कि बैड प्रैक्टिस है। फ्रीलांसिंग में, कन्वर्सेशन में, प्रपोज़ल लिखते वक़्त अगर क्वेश्चंस पूछने भी हैं, तो पहले आप प्रोजेक्ट को डिस्कस करो और उसके बाद कुछ इस तरह आप पूछ सकते हो स्टार्टिंग इस तरह की हेडिंग देने के बाद, ठीक है? नंबरिंग करो, आपका जो प्रपोज़ल है वो उसका जो कंटेंट है, उसकी जो लेंथ है वो 8 7-8 लाइन्स से लेकर हद 10-12 लाइन्स तक हो, हद, ज़्यादा लेंथी ना हो। ज़्यादा लेंथी जो प्रपोज़ल होते हैं उनको रीड करते हुए भी क्लाइंट्स को टाइम लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर बाय रिक्वेस्ट में इस बंदे को 20 ऑफ़र्स रिसीव हुई हैं, तो अगर एक जो प्रपोज़ल है वो 20 लाइन्स का है, तो वो देखते साथ ही अब आप सब लोगों ने ये फ़ील किया होगा, जब ये मैंने प्रोजेक्ट ओपन किया था, इस प्रोजेक्ट को, तो इतनी लेंथी डिस्क्रिप्शन देखने के फ़ौरन बाद आप एक दफ़ा सोचोगे कि शुड आई रीड और नॉट? तो अगर आपका प्रपोज़ल का जो लेंथ है वो भी लेंथी होगा, बहुत ज़्यादा लाइन्स होंगी, तो देखने के फ़ौरन बाद या अगर बहुत ज़्यादा लेंथी होगा तो वैसे स्किप कर देगा, ठीक है? तो 5, 6, 7, 8 लाइन्स में आप अपना प्रपोज़ल जो है वो लिखो, 6, 7, 8 लाइन्स में, ठीक है? इस रेंज में होगा। शॉर्ट हो, डिस्क्रिप्टिव हो, रेलेवेंट हो और उसके बाद प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, फॉर्मल हो, ठीक है? तो वो प्रोजेक्ट्स मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। ये काम करोगे, आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। प्रोजेक्ट लेना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अब ऐसी स्टेज आती है आपके पास जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो कि अगर आप चाहो तो रोज़ाना के बेस पे भी प्रोजेक्ट ले सकते हो। जिन लोगों के पास प्रपोज़ल राइटिंग की, जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल है, वो अगर रोज़ाना की बेस पे प्रोजेक्ट्स लेना चाहें तो ले सकते हैं। उनके लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि उनको पता है कि बात किस तरह करनी है। उनको पता है कि प्रपोज़ल लिखना किस तरह है, ठीक है? कौन-सी चीज़ें करनी है, कौन-सी चीज़ें नहीं करनी, ठीक है? तो आप भी करोगे तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा। तो कोशिश करेंगे भई। अब मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर वन बाय वन एक लाइन में आप बताओ कि मैंने क्या कुछ आपको बताया आज के लेक्चर में। पॉइंट्स की फॉर्म में बताओ। जिस तरह अभी बताया इन्होंने कि आपने जी डू नॉट बी जेनेरिक इट शुड बी स्पेसिफिक। इस तरह एक-एक लाइन में आप बताओ। हर बच्चा बताए। एक लाइन हो, हाँ, अगर आपने एक पॉइंट एक लाइन में हो, अगर दूसरा पॉइंट बताना है तो आप दूसरे कमेंट बॉक्स में दूसरे कमेंट में बताओ। आप में से हर बच्चा ज़रूर बताए, रिपीट करे, ठीक है? रिपीट करोगे, वो बात आपके ज़हन में रहेगी, ठीक है? वरना लेक्चर मैंने दे दिया है, आपने सुन भी लिया है, ठीक है? ये बातें ज़हन में नहीं होंगी, तो वही मिस्टेक आप करोगे। तो मिस्टेक करोगे तो प्रपोज़ल जितने मर्ज़ी सेंड करते रहोगे, आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा, प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, इवन कि आप क्लाइंट आपसे कॉन्टैक्ट भी नहीं करेगा, ठीक है?
कॉन्टैक्ट नहीं करेगा तो फ्रीलांसिंग आप नहीं कर पाओगे, फिर आप कहोगे जी कि प्रोजेक्ट मिलते नहीं हैं। और फाइवर पे तो कम होती है, स्टार्ट में आपको प्रपोज़ल लिखना पड़ते हैं, अपर के ऊपर प्रोजेक्ट्स मैक्सिमम मिलते ही आपको आपके प्रपोज़ल के ऊपर है। आपका जो बिडिंग करते हो उसी की बेस पे आपको वो मिलता है प्रोजेक्ट। हर बच्चा बताइए जी शाबाश, फॉर्मल स्टार्ट करना है बिल्कुल। हर बच्चा एक लाइन में सारे वो पॉइंट्स बता दे जो उसने देखे हैं। अगर कोई दूसरा बता रहा है तो आप भी बता दो, ठीक है? नो इश्यू। तो साथ में मैं आपको बताता हूँ मज़ीद चीज़ें भी बताता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताते जाओ। एग्ज़ैक्टली डोंट आस्क टू मच क्वेश्चंस। शाबाश! ये सारी चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। मेरे नज़दीक सबसे जो मेन पॉइंट है, वो ये है कि आपके प्रपोज़ल में क्लाइंट की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। जो भी आप चीज़ें लिखो मैक्सिमम 8 लाइन से मैक्सिमम आप 10 तक भी ले जाओ तो ठीक है। ठीक है? अब 6, 7, 8, 10 लाइन तक ले जाओ तो ठीक है। तो क्लाइंट की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, एक मैं आपको टिप और आपको बता दूँ, ठीक है? कि जब आप प्रपोज़ल लिखोगे, सेंड करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब सेंड करोगे तो क्लाइंट प्रपोज़ल देखेगा, आपसे वो अप्रोच करेगा, तो आपको वो कमेंट बॉक्स में आपसे अप्रोच करेगा फॉर एग्ज़ाम्पल। तो जब आपको वो वेरी फर्स्ट मैसेज करेगा, तो उस वेरी फर्स्ट मैसेज का जो आपने आंसर करना है, वो क्या कर रहा है, ये भी देख लो। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है? फॉर वेरी फर्स्ट मैसेज आता है आपको किसी भी क्लाइंट का, चाहे वो प्रपोज़ल सेंड करने के बाद आया है या वैसे डायरेक्ट क्लाइंट ने आपको अप्रोच किया है, ठीक है? तो कुछ इस तरह आप फॉर्मली उसको करोगे, रिस्पॉन्ड करोगे, वेरी फर्स्ट मैसेज, हाय उसका जो यूज़र नेम होगा, आपने उसको उससे बुलाना है, ठीक है? आपने उसे कहना है जी कि थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग विद मी, ठीक है? और उसने आपके क्लाइंट ने पहले मैसेज के अंदर अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया होगा, ठीक है? तो आपने अगर उसने कोई फ़ाइल अटैच की हुई हैं या प्रोजेक्ट लेंथी है, तो आप बेहतर ये है कि फ़ौरन रिस्पॉन्स करो, लेकिन वेरी फर्स्ट मैसेज में आप उसको बता दो कि मैं आपका ये जो प्रोजेक्ट है इसको देखता हूँ और इतने टाइम के बाद मैं आपसे दोबारा कॉन्टैक्ट करता हूँ। एग्ज़ैक्ट वो टाइम बताओ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर जी बताता हूँ, यहाँ पर ये ये मैसेज है जी। तो ये अगर एक क्लाइंट है, तो इसने इसका जो वेरी फर्स्ट मैसेज था, ठीक है? इसका जो वेरी फर्स्ट मैसेज जब इसका आया, तो आपने क्या करना है, मैंने क्या किया, मैंने उसको थैंक यू बोला फॉर्मली, ठीक है? तो उसके बाद मैंने इसे अप्रोच किया। आपने भी ऐसे ही करना है यहाँ पर, ठीक है? तो उसके बाद अगर तो उसकी प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन होगी, जिस तरह उसने पूछा जी कि आप क्या उस पे काम करते हो गेम डेवलपमेंट पे? मैंने कहा नहीं। अगर तो उसने वेरी फर्स्ट मैसेज के अंदर अपने प्रोजेक्ट को डिस्कस किया होगा, तो बजाय इसके कि आप 10-15 मिनट लगाओ, रिस्पॉन्ड ना करो, आप उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करो, फिर रिस्पॉन्ड करो। फ़ौरन फ़ौरन रिस्पॉन्स आप उसको करो, एक मैसेज करो सेंड फॉर्मली और उसके बाद उससे टाइम ले लो, एग्ज़ैक्ट टाइम आपको 5 मिनट ले लो, 10 मिनट ले लो, ठीक है? आई विल कम बैक राइट आफ्टर 10 मिनट्स, 15 मिनट्स। तो उतने मिनट बाद आप उससे कॉन्टैक्ट भी करो कि हाँ, मैंने आपकी वो डिटेल देख ली है, उसमें ये सारा कुछ है और उसके बाद आप बात करो, ठीक है? तो ये चीज़ भी एक इफ़ेक्टिव है, ठीक है? और आप यहाँ पर एक और चीज़ भी कि यहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है? जिस तरह ये है क्विक रिस्पॉन्स, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी। ये क्विक रिस्पॉन्स क्या है? अब इस पे जब क्लिक करोगे तो क्रिएट अ न्यू क्विक रिस्पॉन्स। अब मेरे से जो क्लाइंट्स फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चंस पूछते हैं, वो कुछ इस तरह के होते हैं कि भई वेब व्यू के टाइप्स क्या हैं? वेब व्यू एप्लीकेशन क्या है? या गूगल और एप्पल जो उसके जो अकाउंट्स हैं वो किस तरह बनते हैं? मतलब कि मुझे पता है कि मेरे से जो क्वेश्चंस पूछते हैं मेरे क्लाइंट्स वो किस तरह के हैं। तो बजाय इसके कि हर दफ़ा मैं टाइप करूँ, हर दफ़ा मैसेज मैं टाइप करूँ और उनको बताऊँ जी कि हाँ, गूगल अकाउंट क्या होता है, गूगल डेवलपर अकाउंट और एप्पल डेवलपर का अकाउंट क्या, मैं क्या करूँगा एक क्विक रिस्पॉन्स यहाँ पर क्वेश्चन बना लूँगा, ठीक है? क्वेश्चन यहाँ पर टाइप कर लूँगा, उसका रिस्पॉन्स कर लूँगा यहाँ पर टाइप। तो जब कोई क्वेश्चन
वो पूछेगा क्लाइंट, वही क्वेश्चन पूछेगा, तो मैं चुप करके यहाँ से वो सेलेक्ट करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल चुप करके, शोर नहीं करूँगा, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर वो पेस्ट हो जाएगा और सेंड, 1 मिनट में सेंड हो जाएगा। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है फाइवर की, ठीक है? और उसके बाद अगर वेब व्यू टाइप्स के बारे में, तो आप देखोगे कि काफ़ी लेंथी है। तो मैंने वो क्वेश्चन का जो आंसर है वो बना के रखा हुआ है, तो मैं इसी रिस्पॉन्स को ही यूज़ कर लूँगा। तो आपने ये काम लाज़मी करना है, ठीक है? और वेरी फर्स्ट मैसेज जो है वो अपने फ़ौरन उसका रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है? तो ये कुछ सैंपल्स हैं, ये मैं शेयर करूँगा क्लासरूम के अंदर। आप लोगों ने मुझे इस प्रपोज़ल के अकॉर्डिंगली, इस सॉरी प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली आपने मुझे प्रपोज़ल्स सेंड करने हैं। मुझे आपने प्रपोज़ करना है, ठीक है? इन इस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली, ठीक है? और बाकी जो जी चीज़ यही आई थिंक, इसके बाद और कुछ नहीं है। कोई क्वेश्चन है तो पूछना भी। हाँ, फॉर्मल एंड भी आपने करना है। फॉर्मली आपने स्टार्ट करना है, ठीक है? क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देना है और उसके बाद आपने फॉर्मली एंड भी करना है, ठीक है? फॉर्मली एंड भी होना चाहिए, ठीक है? कुछ इस तरह की ये चीज़ें आप रख सकते हो एंड पे, ठीक है? ये भी बड़ी एक अच्छी चीज़ है। क्वेश्चन पूछने हैं तो उसके लिए भी फॉर्मल स्टार्ट, फॉर्मली एंड। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रपोज़ल राइटिंग। और कवर लेटर भी इसी चीज़ का नाम है, ठीक है? कि आपका जो लेटर है वो प्रोजेक्ट को कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा। बताएँ जी, कुछ ब चीज़ें समझ में आई हैं कि कोई नहीं आई भई? आई हैव ट्राइड कि आप मैक्सिमम चीज़ें कवर हो सकें। बाकी जो चीज़ें हैं चलो वो साथ-साथ में देखते रहेंगे। अब आपने करना क्या है, रोज़ाना की बेस पे आपने जी प्रपोज़ल सेंड करना है। मैं कहूँ, ना कहूँ, आप लोगों ने क्या करना है, जो ही आप बाय रिक्वेस्ट देखोगे, फ़ौरन आपने प्रपोज़ल सेंड कर देना है। और इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर स्किल, योर प्रपोज़ल राइटिंग स्किल, आप क्या करो, आप प्रपोज़ल सेंड करने के बाद, ठीक है, जब आप प्रपोज़ल सेंड कर लोगे, ठीक है, तो क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो और उसके अंदर आप उसका स्क्रीनशॉट आप गूगल क्लासरूम के अंदर शेयर कर दो। तो बाकी लोग क्या करें, सजेशन दें, अपनी राय दें, तो उसके बाद उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो वो बताएँ। इसी तरह आप सीखोगे। अब ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में के मुताबिक बताया। अ, आप लोग अपनी कह लो कि नॉलेज की बेस पे इसमें मज़ीद और इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हो। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें होंगी जो कि आप मेरे से ज़्यादा कर सकते हो अच्छे तरीके से। और फॉर एग्ज़ाम्पल कम्युनिकेशन स्किल अगर आपके पास अच्छी है, तो आप एक अच्छा प्रपोज़ल राइट कर सकते हो। इसमें चीज़ें और भी ऐड अप कर सकते हो। मज़ीद आप गूगल से भी देख लो, ठीक है? तो कुछ इसी तरह की ही चीज़ें होंगी जो कि आपने फ़ोकस करनी है, ज़हन में रखनी है। तो फिर क्या होगा कि अगर आप 10 प्रोजेक्ट पे बिड करोगे, तो उसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको मैक्सिमम क्लाइंट्स आपको रिस्पॉन्ड करें। जब रिस्पॉन्ड करेंगे उसके बाद जो गेम होगी वो आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर होगी। कम्युनिकेट करोगे तो प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो फ्रीलांसिंग के अंदर प्रोजेक्ट लेना ये बहुत बड़ा इशू होता है। समटाइम हमें प्रोजेक्ट्स मिल नहीं रहे होते, तो उस वक़्त आपकी यही स्किल यूज़ होती है। और अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो आपको आपकी कम्युनिकेशन और इस तरह प्रपोज़ल राइटिंग की स्किल के ऊपर ही मिलेगा। अब $5 से $500 में आपने किस तरह कन्वर्ट करना है प्रोजेक्ट को, ये भी डिपेंड करेगा आपकी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, ठीक है? टू द पॉइंट, बी स्पेसिफिक। और अ आपका जो प्रपोज़ल है वो डिस्क्रिप्टिव हो, आप सॉल्यूशन दो, यही सारे पॉइंट हैं। ज़हन में रखिएगा, इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। रोज़ाना की बेस पे बिडिंग करनी है। अगर कोई शेयर करना चाह रहा है अपना वो जो उसने बिडिंग की है, स्क्रीनशॉट ले, क्लासरूम में जाके शेयर कर दे। टेक्निकल शर्माना, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए लर्निंग के अंदर कम से कम, बाकी कामों में ज़रूर होनी चाहिए। तो कोशिश करेंगे ना जी, कितने लोग आज के बाद ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इनको ज़हन में रख के प्रपोज़ल सेंड करेंगे? बताएँ जी, कितने लोग? लेक्चर एंड करते हैं जी, आपका टाइम हो चुका है और कल से हम इंशाल्लाह एचटीएमएल को स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए आप रेडी रहो। ये जो प्रोफ़ाइल बिल्डिंग का काम है, ये आज कल में आप एंड करो।
ताकि उसके बाद जो मैक्सिमम काम है वो आप वही करो जो कि आपके डोमेन से रेलिवेंट है। कितने लोग करेंगे जी? 31 लोग ऑनलाइन हैं, ठीक है? इंशाल्लाह सारे लोग करेंगे और आप शेयर करो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस करो, ठीक है? तो इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे, आप अच्छे फ्रीलांसर बनोगे। टाइम लगेगा थोड़ा, चीज़ें आप सीखते जाओगे, तो एक दिन आएगा कि आप स्किल भी सीख लोगे और प्रोजेक्ट्स वगैरह भी आपको मिलना शुरू हो जाएँगे। बाकी दुआ में याद रखिएगा यार, और मेहनत से काम-शाम करें। ये जो इसको भी ख़त्म करें। और गूगल फॉर्म अटेंडेंस जिनकी रह चुकी है, अगेन एंड पे मैं बता रहा हूँ कि आज जो है वो अ, इस वीक के अंदर हमने डी-एनरोल कर देना है उन बच्चों को जिनकी अटेंडेंस शॉर्ट हुई। आप क्या करो, गूगल फॉर्म के थ्रू अटेंडेंस लगा लो, जो कि बाद में भी लोग आए हैं जिन्होंने अटेंडेंस अटेंडेंस नहीं लगाई, वो अटेंडेंस लगा लें। तो चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।